बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए आज एक सॉर्ट ऑफ टफ दिन है, लेकिन देखिए आखिरी के आधे घंटे में मैसिव रैली आ रही है फिर से और टुवर्ड्स द एंड शार्प रिकवरी निफ्टी बैंक दोनों में, लेकिन निफ्टी में खास तौर से और IT में भी रिकवरी, स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। वॉलेटाइल है मार्केट काफ़ी। आज सुबह हमने बात भी की थी कि आज बहुत वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन खैर एक चीज़ का ध्यान रखें, आज फ्राइडे है, लेकिन अब संडे को आप अगले हफ्ते का पहला दिन कहें या इस हफ्ते का आखिरी दिन कहें, ये आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है। तो संडे को बजट है ऑब्वियसली, उसका सब पर बातचीत होगी। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों में भारी मुनाफा वसूली से सोने, चांदी और दूसरे मेटल्स में मचा कोहराम। विदेशी बाजारों में सोना 4% तो चांदी 8% टूटी। MCX पर भी चांदी 35,000 रुपये नीचे। वहीं घरेलू बाजार में मेटल्स इंडेक्स 5% से ज़्यादा टूटा। हिंदुस्तान जिंक में लगा 10% का लोअर सर्किट। नाल्को और वेदांता भी फिसले। मेटल शेयरों में भारी गिरावट। निफ्टी मेटल इंडेक्स में शार्प डिक्लाइन। सोने और चांदी की कीमतों में कल रात थी भारी गिरावट। इंट्राडे में भी सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट। निफ्टी टॉप लूजर्स में अभी ज्यादातर मेटल काउंटर्स शामिल। मेटल्स के साथ साथ CPSE और IT सेक्टर में भी बढ़ा बिकवाली का दबाव। दोनों इंडेक्स 1% ज़्यादा फिसले। साथ ही ऑयल एंड गैस और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी कमज़ोर, लेकिन FMCG और फार्मा जैसे डिफेंसेस में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉट हेड पर सटीक। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के चलते और फार्मा 3% दौड़ा। वहीं नतीजों के बाद ITC में खरीदारी। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार, लेकिन स्विगी 7% टूटा। उधर स्पॉटलाइट, ल्यूपिन और USL भी ऊपर। नतीजों के बाद वेदांता और हुडको में बिकवाली। दोनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। वहीं पेटीएम और मन्नापुरम में भी गिरावट, लेकिन नतीजों के बाद ब्लू स्टार में खरीदारी। शेयर करीब 4% मजबूत। कल आएंगे फार्मा दिग्गज सन फार्मा के Q3 नतीजे। 4% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स पर हल्का दबाव मुमकिन है। साथ ही BDL, गेल समेत वायदा की 4 कंपनियां पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। और CNBC आवाज़ की बादशाहत नए शिखर पर। मार्केट आवर्स में आवाज़ का मार्केट शेयर रिकॉर्ड 70.1%। भरोसा बनाए रखने के लिए दर्शकों का आभार। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले व्यूअर्स को शुक्रिया बहुत बहुत। वीरू, श्रेया, मैं आज थोड़ा सा एक लिबर्टी ले रहा हूँ यहाँ से शुरुआत करने की। करें क्या श्रेया, वीरू, यहाँ से शुरुआत? बिल्कुल सर, है ना। और देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ वीरू, मैं नॉर्मली नंबर्स गेम में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे हम अपना काम करें, बाकी सब दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं हम। लेकिन कई बार ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो नॉइज़ होता है ना वो इतना होता है। मैं नॉर्मली इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ नॉइज़ से, लेकिन आई थिंक अब हम उस स्टेज पर आ गए जहाँ मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है, हमें भी कुछ एक नैरेटिव को काउंटर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। वरना बाकी अगर आप देखें, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लें, चाहे आप हमारे वीडियोज़ वर्सेस किसी और के वीडियोज़ का आप कंपेरिज़न देख लें, चाहे हम जब यूट्यूब पर कुछ आता है आप उसका कंपेरिज़न देख लें, आप ओवरऑल चाहे कुछ भी देख लें, आप परसेप्शन देख लें, आप लोगों से पूछ लें, आप ग्राउंड पर चले जाएं, आप उनसे पूछ लें। और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने में, 8 महीने में जब मार्केट का बुरा हाल रहा है, जिस तरीके से लोग स्मॉल और मिड कैप में फंसे हैं, जो कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमने एक बुल मार्केट में एक बहुत ही केयरफुल व्यू लिया था कि हम बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब, क्योंकि बुल मार्केट में फंसने का रिस्क रहता है, हम वो सब नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि उसका हमें रिवॉर्ड अब मिल रहा है, क्योंकि देखिए उस मार्केट में बहुत इजी था, हमारे लिए बहुत इजी था। हम चाहते तो हम भी मतलब ऐसे 10 स्टॉक्स बोल सकते थे जिनमें उन समय बोलने से सर्किट लग जाता, वो सब हो जाता। वो स्ट्रॉन्ग मार्केट में ठीक रहता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के बाद एक बेयर मार्केट आती है, और उस बेयर मार्केट में आप उन्हीं स्टॉक्स में फंसते हैं। और ये चीज़
का हमको एक इल्म था, इसके लिए हमने वहाँ अपने आप को थोड़ा सा एक बचा के रखा था। और दर्शकों का बहुत बहुत आभार, मैं सबसे पहले तो ये चीज़ कहूँगा, और मेरी टीम का बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिन्होंने एक शानदार अपनी स्पिरिट्स हमेशा बना के रखी उसके लिए। और नंबर्स आपको बयां कर रहे हैं, वैसे कुछ अगर आप इस पर बात करना चाहें तो मैं हैप्पीली। इनफैक्ट सर मैं कहना चाह रही थी, नंबर और आंकड़े तो इस बात की तस्दीक ही कर रहे हैं। मैं तो हाल फिलहाल में सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ी हूँ सर, लेकिन पले बड़े हुए हैं सीएनबीसी आवाज़ को देखकर सुनकर ही। और सबसे पहले थैंक यू टू यू एज वेल सर, आपकी लीडरशिप में सीएनबीसी आवाज़ हमेशा नंबर 1 था, है और आगे भी रहेगा। और दर्शकों का सर बहुत बहुत आभार जाहिर तौर पर। वीरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। बिल्कुल श्रेया, और महत्वपूर्ण दिन, और दिन ही इसलिए अच्छा होता है तो शुक्रवार, वैसी फ्राइडे फीलिंग, अनुज का जन्मदिन। बिल्कुल। और अनुज मेरे ख्याल से इससे अच्छा तोहफा व्यूअर्स की तरफ से या फिर रेटिंग एजेंसीज की तरफ से या फिर टीम की तरफ से या फिर आपको अपनी तरफ से भी शायद इससे बेहतरीन तोहफा नहीं मिल सकता था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड। मैंने आज सुबह भी एक बात कही थी, तब तक की रेटिंग आई नहीं थी वीरू, आपको याद होगा। सुबह भी मैंने ये बात कही थी कि मैं तो एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, ग्रैटिट्यूड। मैं तो भगवान ने बहुत दिया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और बाकी तो देखिए इस चीज़ का तो कोई अंत नहीं है। आपको क्या नहीं है आपके पास, उसका तो कभी अंत नहीं होगा। आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, हम अपनी मेहनत से पूरा काम करते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अब क्या होता है ना, अब नंबर्स की बात हो रही है, बार के रूल्स जो है ना वो सिंपल है, आप 4 हफ्ते की एवरेज दिखा सकते हैं सिर्फ। तो इस वजह से, और धीरे धीरे हम वो अब 4 हफ्ते के एवरेज के आपको नंबर्स दिखाते रहेंगे। जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हैं। चलिए एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। अब आते हैं हम आज की मार्केट पर, और आज काफ़ी उथल पुथल भरा हुआ दिन, उसका एक इम्पैक्ट आपको हमारी मार्केट में भी देखने को मिला। हालांकि एक बार जरा इंटरडे लेकर आइए, वापस एक रैली की कोशिश हो रही है। इनफैक्ट अब हम वापस डे हाई पर आ गए हैं। सोने चांदी मेटल्स, यहाँ पर एक कोहराम मचा, इसका एक इम्पैक्ट दिखा आपको। कुछ चुनिंदा बैंक्स और एफएमसीजी ये अभी भी हरे निशान में हैं। आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस, इनमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। और एडवांस डिक्लाइन ये अभी भी ठीक ठाक है। तो खैर लेट्स वेट एंड वॉच कि आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। और परसों का सेशन भी है, बजट भी है, और सीएनबीसी आवाज़ पर आप देखिए बजट रिलेटेड सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ आपके प्यार से बना है नंबर 1। आगे भी ऐसा ही प्यार बरकरार रखे। लेकिन सर मार्केट की बात की आपने, और जिस तरीके से हाफ एन आवर में रिकवरी आई है, इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं? क्लोजिंग कौन से लेवल की इंपॉर्टेंट, और अब कैसे नेविगेट करें मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये कि परसों बजट भी हमें कवर करना है? देखिए, आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि आज ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत मुश्किल दिन होगा। आज कल जैसा दिन नहीं होगा कि आपने बस सुबह वो लेवल आया आपका, आपने बाय किया और मार्केट ने आपको पैसा बना के दे दिया, क्योंकि वो लेवल 3-4 बार आया आज इंट्राडे में। तो एक तरफा कल जैसी तेजी की उम्मीद मत करें। कल तो एक मार्केट नीचे खुला, पहले 15 मिनट में मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट वन वे रैली करके दिखा गया आप। और अभी तो मैं बताऊं, ये वॉलेटिलिटी की शुरुआत है। अभी देखिए पिछले 1 घंटे में किस तरीके से हम डे लो से डे हाई पर आए हैं। 213 से 339 एक 15 मिनट की कैंडल में आए हम, 15-20 मिनट की कैंडल में। हो सकता है 15-20 मिनट की कैंडल में वापस भी गिर जाए। तो ये अब इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके की वॉलेटिलिटी में किसी का पैसा नहीं बनता, और ना ही इस तरीके की वॉलेटिलिटी में मैं चाहूँगा कि लोग पैसा बनाने की कोशिश भी करें। आप पैसा लूज ही करेंगे, और ना ही मुझे कोई इसमें शोर मचाने की ज़रूरत है या कुछ कहने की ज़रूरत है कि देखिए एकदम एग्जैक्ट जहाँ बोला वहीं से घूमा। वो सब का कोई मतलब नहीं है इस मार्केट में। पर ये लड़ाई है अब यहाँ पर 25,600 वर्सेस 24,900 की। या तो आप 25,600 के ऊपर निकल जाएं, उसके ऊपर बंद हो जाएं पोस्ट बजट, या फिर आप 24,900 के नीचे चले जाएं। जो भी होगा, जहाँ पर भी ये रेंज टूटेगी, वहाँ से 1000 पॉइंट की आपको मूव मिल सकती है निफ्टी पर। इंडिविजुअल लेवल्स की बात है, जहाँ तक निफ्टी पर 25,000 से 25,100 पर सपोर्ट है, और 25,300 से 25,400 की रेजिस्टेंस है। अब हम रेजिस्टेंस जोन में आ गए हैं वापस। बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स 59,000 से 59,200 का सपोर्ट, और रेजिस्टेंस रहेगा करीब करीब 59,800 से 60,000 का। आप वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या इंटरेस्टिंग? जी अनुज, बहुत सारी स्किप्स अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करती हुए अनुज, लेकिन इस वक्त जस्ट प्रायर टू बजट स्पीच एक रेजिलियंस, एक स्ट्रेंथ एफएमसीजी काउंटर्स में दिख रही है। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार नेस्ले लेके आइएगा। मैं भी थोड़ा सा इसके ओआई बिहेवियर से सरप्राइज हुआ। नेस्ले आपकी स्क्रीन पे 42 रुपये ऊपर और स्ट्रॉन्ग मूव। मेरे ख्याल से पूरे दिन 13.33 की ट्रेजेक्ट्री, 13.13 की ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करने के बाद
एफएमसीजी स्पेस को लीड करता हुआ ये स्टॉक इस वक्त, और इसी को नहीं, अगर आप फॉलोड बाय टाटा कंज्यूमर एंड सडन स्पाइक है अनुज, मतलब 12 बजे तक की ओआई ऑप्शंस बिल्कुल सेटल्ड थे, बिल्कुल नॉर्मल, बट लगभग पिछले 1 घंटे में जो स्विंग आया है, आई थिंक मैं थोड़ा सा बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बाजार क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, न जाने बजट में क्या होगा, बट सडनली एफएमसीजी काउंटर्स में एक वाइल्ड स्विंग, और ये दोनों स्टॉक्स लीड करते हुए, एंड फॉलोड बाय आईटीसी। मतलब मेरी ओआई की शीट जो है वो पिछले 25 मिनटों में एकदम से चेंज हो गई है, शफल हो गई है। लोग आईटीसी 440 4.40 से ऊपर 323 के स्तर पे डी हाई पे ट्रेड करता हो, तो अभी बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये 3 स्क्रिप्ट्स ने अपना प्रेजेंस फील कराई है। एक स्टॉक रखूंगा दैट डिफेंस स्पेस में बीएल, पोस्ट नंबर्स स्ट्रॉन्ग मूव, थोड़ा सिंक हुआ था, लेकिन अगर मैं फ्रंट लाइन स्पेस में देखूं, बीएल ने बीते 25 मिनट में अपनी प्रेजेंस को फील कराया है। हायर स्ट्राइक्स में एडिशन और अच्छी पुट राइटिंग, एक ये हो गया। और एक मैं और स्टॉक रखूंगा अनुज, दैट ब्लू स्टार में एक अद्भुत शॉर्ट कवरिंग का फेस नजर रखिएगा इस स्टॉक पे, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, नॉट एग्जैक्टली इन मिड टर्म या फिर हायर जोन्स पे नहीं है, ये रिवर्सल का कैंडिडेट है। 1.5 लाख शेयर ओआई में कम हुए, तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पे स्ट्रेंथ और फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। पर अनुज, आज का यक्ष प्रश्न ये है कि अगर कमोडिटीज में एक बहुत मीनिंगफुल रिवर्सल है और बजट में हमें थोड़ा सा भी एक रिक्वायर्ड पुश की जो जरूरत है, चाहे वो टैक्सेशन फ्रंट पे कंफर्ट मिले या फिर कुछ भी, क्या वो कॉम्बिनेशन भारतीय बाजारों के हक में काम कर सकता है? मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि वी आर द मोस्ट ओवरसोल्ड इंडेक्स एज ऑफ नाउ। देखिए वीरू, अगर ये कमोडिटी कोलैप्स इसी तरीके से चला और अगर ये क्रूड में भी कंटिन्यू हुआ तो हमारी मार्केट में बड़ी रैली होगी फिर, बस अनलेस बजट में कुछ उल्टा सुल्टा ना आ जाए। तो इसके लिए मैं अभी भी एक चीज़ कहूँ ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम वेट करेंगे। बड़ा व्यू ना, अब मैं बड़ा व्यू नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, बड़ा व्यू अब हम मंडे को ही लेंगे, संडे को भी नहीं लेंगे, बड़ा व्यू मंडे को ही लेंगे। मंडे सेकंड हाफ तक एक थोड़ा सा एक पिक्चर की कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। लेकिन हाँ, एक सेंस बन रही है कि अगर ये वन वे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट की रैली जो है ये ख़त्म हुई है। वैसे मेरा व्यू ये नहीं है, क्योंकि मेरा व्यू ये है कि ये जो कमोडिटी की रैली है ना, आप बिटकॉइन की रैली आपको याद है बीच बीच में किस तरीके से करेक्शन आती थी, उसमें 10 गुना हुआ था बिटकॉइन, लेकिन 10 गुना होने से पहले उसमें बीच बीच में 20-20, 30-30% के भी करेक्शन ड्रॉ डाउन आई है। ग्लोबल मार्केट में इस तरीके के मूव कॉमन है। चांदी में आज ये पहला दिन नहीं है, इस पूरे पिछले थर्सडे को था या पता नहीं किस दिन था, ETF 15% नीचे थे सिल्वर के। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार सिल्वर ETFs 10 से 12% गिरे, पहले भी गिरे थे और उसके बाद अगले दिन ही उससे बड़ा बाउंस आया था उनमें। अगर ये डी डॉलराइजेशन और ग्लोबल ट्रेड है 3 साल की, तो बहुत जल्दी इसकी ऑबिचुरी लिखना थोड़ा सा बेमानी होगा। आई थिंक क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, लोग एक रैली को मिस कर देते हैं। सब ने चांदी की रैली मिस की है, फैक्ट है ये। जिसके पास है चांदी वो खुश है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा आज एक बार 10% गिर गया। वो जो कमोडिटी 4 गुना हो गई, उसमें अगर 3 गुना हो गई, उसमें अगर एक बार के लिए 10% की गिरावट आ गई तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। जिसने मिस कर दी ना, वो बड़ा खुश है। देखिए, मैं तो कह ही रहा था आपको कि ये सब फंसाने वाले हैं, अब बस हो गया सोने चांदी का। ये इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर और यहाँ से करेक्शन बढ़ी, 20, 25, 30% गिर गई हाई से, तब एक सेंस बनेगी कि हाँ ठीक है अब ड्रॉ डाउन है। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू से दैट। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं। राइट, क्योंकि हम सर कमोडिटीज ही डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली सिल्वर, और जिस तरीके से मूव्स रिफ्लेक्ट हुए हैं मेटल्स पर। उसके हिंजिंग का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर, और जिस तरीके से 9% से ज़्यादा की करेक्शन आज के सेशन में देखने को मिली है, 10% से ज़्यादा हो गया अब तो। सवाल ये सर कि पिछले 6 महीने में शानदार रिटर्न्स दिए हैं हिंजिंग ने, 50% से ज़्यादा। आज की गिरावट, क्या इस गिरावट में जिनके पास नहीं है और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से लेने का सोच रहे हैं, तो क्या इन गिरावट में हाथ लगा या फिर अभी भी थोड़ा वेट करें और गिरावट आ सकती है? देखिए, OFS आया था, हमने उस दिन रेड लिया था और एक साफ व्यू ये लिया था। मैं तो एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, अगर अनिल अग्रवाल कह रहे हैं ना कि मैं 685 पे बेच रहा हूँ, तो मैं तो उसके बाद 684 पे भी नहीं लूँगा उसको। कंपनी का प्रमोटर अगर 685 पे अपना शेयर बेच रहा है, तो मैं क्यों लूँ 700 पर? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये स्टॉक यहाँ से वन वे गिरेगा, थोड़ी करेक्शन आ सकती है। OFS में जो लोग लेकर फंसे हैं वो बेचेंगे, कैस्केडिंग इम्पैक्ट आएगा, 3-4 दिन की करेक्शन आएगी, लेकिन वापस इसी स्टॉक में तेज़ी भी मिलेगी आपको। उसको प्राइसिंग करना टफ होगा। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप मुझसे पूछें,
फिलहाल के लिए 750 से ज़्यादा की तेज़ी नहीं है। तो या तो ये गिर के मान लो एक बार 540 550 पे आ जाए, वो पहले हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है इसमें, एक बार 540 550 पे आ जाए, फिर दोबारा इसमें एक आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ओपन हो जाएगा फेवर का। अभी के लिए यहाँ पर एक नियर टर्म का रिस्क है। अच्छा एक और चीज़, अभी तो सरकार, ये तो अनिल अग्रवाल जी पहले आ गए, वरना सरकार का भी मन होना चाहिए था इसमें तो ओएफएस करने का। एक्चुअली मैं तो कहूँ तो मैं तो हैरान हूँ कि सरकार ने इस पूरी रैली में ओएफएस क्यों नहीं लेकर आई हिंदुस्तान जिंक का। उनके सारे टारगेट से आप शॉर्टफॉल कर रहे हैं, आपको अनिल अग्रवाल से पहले बेचना चाहिए था। एक्चुअली उल्टा बोलना चाहिए था उनको कि भैया आप मत करना, पहले हम करेंगे। तो खैर जो भी है, ये मेरा व्यू रहेगा इसके ऊपर। खैर अब एक काम करते हैं, अब कुछ रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। पहले रफ्तार का घोड़ा ले लेते हैं क्योंकि वो एक ही है ना। सिर्फ आज वोडाफोन आइडिया समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन आज एफएनओ का सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर करीब 10% का सर्किट लग गया। मार्केट में बज़ है, मैं इसमें उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा कि आज शायद प्रमोटर से मेरा मतलब है आदित्य बिरला ग्रुप ने क्रीपिंग एक्विजिशन किया है। अगर ऐसा हुआ है, अगर बाद में डेटा ऐसा आ गया तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा, बस इससे ज़्यादा भी उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स में, उसमें सबसे आगे हैं हिंडाल्को, टाटा स्टील। मेटल शेयरों में आपने भारी गिरावट देखी तो इसकी वजह से यहाँ पर एक मूव आया। वेदांता, आज सुबह हमने बात की थी कि भले ही नंबर्स अच्छे हैं लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स में कई बार अच्छे नंबर पर स्टॉक गिरते हैं। आज वेदांता में वही हुआ और आप देखें तो करीब 8 साढ़े 8% नीचे। ये स्विगी 52 वीक लो पर एक और घटिया क्वार्टर। हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने लगा कि शायद मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा वो हो गई तो उन्होंने घटिया को बेकार कर दिया। जैसे घटिया क्वार्टर ही है तो घटिया ही कहूँगा ना, जो अब है तो है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। अब आप घटिया नंबर देंगे अगर, और अगर इन्वेस्टर फंसेंगे तो हम वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करेंगे। तो खैर एकदम बेकार यहाँ पर। और ट्रेंड में आज फिर एक 52 वीक लो के करीब हम, और 2 साल से SIP करने वालों का दम निकल गया। यहाँ पर 3770 पर आ गया, आधे से ज़्यादा गिर चुका है अब ये स्टॉक अपने हाई से। इसका हाई था 8345 पिछले साल की शुरुआत में, आज है 3774 पर। चलिए श्रेया अब आगे। राइट, क्योंकि आप स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे तो शुरुआत कर लेते ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही, और क्योंकि मार्केट थोड़ा कमज़ोर है तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। किसने ज़्यादा प्रेशर बनाया आज के सेशन में आपके स्क्रीन पर होगा हिंडाल्को, ये 5.5% ज़्यादा के पूरा मेटल पैक। अगर आप देखें कोल इंडिया, ONGC जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी, आज मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। ब्लू स्टार तो सुबह से चल रहा था, आई थिंक अच्छे नतीजे और उसका एक रिएक्शन देखने को मिला, 4% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। बैकफुट पर हिंजिंग, वेदांता, नेल्को, मेटल स्पेस से ही ज़्यादातर स्टॉक्स दिखेंगे आपको। सबसे ज़्यादा गिरावट उसी इंडेक्स में आज के सत्र में हुई है। हुडको भी देखिए, PSU स्टॉक्स थोड़ा आज बैकफुट पर है, 6% की गिरावट यहाँ पर भी। लेकिन चलने वाले स्टॉक्स में आपको ज़्यादातर स्टॉक्स दिखेंगे FMCG पैक से, जैसा कि वीरेंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे। ITC, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर में अच्छे मूव्स देखिए, 6.5% ज़्यादा की तेज़ी नेस्ले इंडिया में है। वोडाफोन आइडिया 11% भाग गया, और बिंदु फार्मा अच्छे नतीजे बिग स्टॉक्स में हुई थी चर्चा, 5% तेज़ी। ब्लू स्टार, एम्बर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर अच्छे मूव हैं आज के सेशन में। अब आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं, शो फ्लो क्या क्या होगा इस कार्यक्रम में। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर इतनी मुद्दा बताएंगे आपको मेटल शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली क्यों है। 2:20 पर इतनी मुद्दा ही बताएंगे आपको न्यू एज शेयरों में गिरावट क्यों हावी है। 2:30 बजे कंचन नौटियाल बताएंगे औरा फार्मा का शेयर क्यों भागा। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे बजट के दिन बाजार का ट्रेंड कैसा रहता है। फिर चंदन तापड़िया बजट के दिन के लिए स्पेशल ऑप्शंस की रणनीति बताएंगे आपको। 2:45 पर सनफार्मा के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल, और IDFC बैंक के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:50 पर जनवरी ऑटो सेल्स का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:55 पर मार्केट वॉइस में हम बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे हेलियोस इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी जी। और 3:05 टेलीग्राम चेक, 3:10 पर एनर्जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 पर लेंगे BTST या STBT कॉल। साथ ही 3:20 पर कंचन नौटियाल से समझेंगे अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स। बिल्कुल, चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं आज ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। हम सभी को मुबारक। नियरेस्ट कंपटीशन से 2.5 times। दैट्स अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। या मैं कहूँगा स्टॉक जो पसंद है मुझे, उस सुबह मैंने दिया था वो है ब्लू स्टार।
ब्लू स्टार को अब मैंने उस समय दिया था टारगेट 1775 का, अब टारगेट उसको बढ़ा देंगे, अब कॉस्ट स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे, करेंगे 1800 रुपीज का। टारगेट वही रहेगा 1850, क्योंकि बजट है। बजट तक जो आज मिला ले ले आओ, बस वही कहूंगा मैं। डोंट कैरी फॉरवर्ड टू द बजट, बट यस 1850 अब भी वैलिड है, लेकिन स्टॉप लॉस और 25 रुपये बढ़ा दिया क्योंकि अब मुंह मिला है ब्लू स्टार में। और याद रखिएगा ब्लू स्टार 1815 पे ये इसका बड़ा एवरेज है, 200 डे में जिसको अब ये काट रहा है, तो महत्वपूर्ण लेवल स्ट्राइक करता हुआ ब्लू स्टार। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है ऊनो मिंडा में। ऊनो मिंडा के अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन है। हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन इंट्राडे चार्ट पे है। 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1149 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1250 1225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 1200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 28 का स्टॉप लॉस लगा लें। 60 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। उनो मिंडा पसंद आ रहा है मानस जी को, खरीदारी की राय। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अगेन मेरा कैश कॉल रहेगा। असाही इंडिया ग्लास को खरीदारी की सलाह है। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 998 के आसपास से स्टॉक चल रहा है, तो क्लियर ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी रहना चाहिए। 1022 तक के टारगेट्स रहेंगे और 988 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो इसको एज ए पोजिशनल ट्रेड बाय करके चल सकते हैं। ओके, सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपके पिक। Good afternoon to everyone. Anuj ji, happy birthday. I think it's your birthday, so बहुत शुभकामनाएं आपके लिए. And congratulations to CNBC आवाज, great viewership है. Thank you. मेरा कॉल होगा HDFC लाइफ पे। HDFC लाइफ ने एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेकर एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और उसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया है ऑन द आवरली चार्ट्स। ग्रेट सेटअप। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट लिया है बहुत ही क्रूशल है फॉर द स्टॉक और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है। टारगेट होगा 765 का, उसके ऊपर भी जा सकता है डेफिनेटली। स्टॉप लॉस रहेगा 720 का। ओके, HDFC लाइव। मीनवाइल हिंदुस्तान जिंक का 10% का लोअर फ्रीज टेम्परेरी जो था वो अब खुल गया है। दैट मीन्स फर्दर अब 10.8% हिंदुस्तान जिंक सिंक होता हुआ। चलिए अब चलते राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है सोना BLW के चार्ट के ऊपर। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 200 DM जो करीबन 489 के आसपास में। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। सो ये जो 489 है, बस वही हमारा स्टॉप लॉस होगा और सोना BLW बाय करे। जो चार्ट दिखा रहा है वो दिखा रहा है करीबन 510 515 तक का स्विंग मिलेगा, तो इट्स अ बाय इन सोना BLW। ओके, सोना BLW, यहाँ ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी एक अच्छे मूव्स, तो वहाँ पर भी पिक्स हमारे पैनल बता रहे हैं, सुझा रहे हैं आपको। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए। एक रिकैप आपके लिए, फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने कहा है कि ब्लू स्टार यहाँ से और आगे बढ़ सकता है। 1850 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 1800 का स्टॉप लॉस लगा के आपको खरीदारी करने की राय है यहाँ पर। मानस जी कह रहे हैं कि उंडो मिंडा यहाँ से भागेगा और 1225 के टारगेट है और 1149 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी को असाही इंडिया पसंद आ रहा है कैश से और खरीदारी की राय यहाँ पर। 1022 के टारगेट, 988 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी कह रहे हैं कि HDFC लाइफ में पैसे बन सकते हैं। करेक्ट हुआ था पिछले 2 दिन से, लेकिन आज देखें तो यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई। 765 के टारगेट है, 720 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। राजेश सातपुते जी को ऑटो एंसिलरी स्पेस से अगेन 16 BLW पसंद आ रहा है। यहाँ पर 515 के टारगेट देख रहे हैं वो। 488 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात कही गई है। लेकिन मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, ये समझ लेते हैं राजेश अग्रवाल जी से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मार्केट में कहाँ बन सकते हैं पैसे, कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी, सबको नमस्कार। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। स्टॉक वगैरह में आऊँ उससे पहले अनुज जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और आपने अभी एक बात कही जो बिल्कुल दिल को छू गई कि जरूरतें कभी खत्म ही नहीं होती हैं, जो है उसका शुक्राना होना चाहिए। दैट वाज अ वेरी टचिंग पॉइंट, आई वुड से। थैंक यू। इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता था जब आज आवाज की बादशाहत साबित हो रही है।
मेरे दिल से ये दुआ है कि आप दोनों का, आपका भी और आवाज का भी पिछला साल, आने वाला साल पिछले साल से बेहतर हो। थैंक यू। अब स्टॉक पे आते हैं। तो स्टॉक की अगर बात की जाए तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कई बरसों से आईटीसी, उसके साथ ही जाना चाहूंगा, थोड़ा सा सेफ, क्योंकि सामने में एक बहुत बड़ा इवेंट है बजट का। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखे जाए तो जब से वो एक्साइज वगैरह की न्यूज आई उसके बाद से जो टूटा है स्टॉक, बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। डेट फ्री कंपनी है। सिगरेट, एफएमसीजी, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, इन सब बिजनेस में है, आईटी में है। लिक्विडिटी बहुत शानदार है कंपनी की। कैपिटल रेशियो देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 28% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37-38% का आता है। कल जो नतीजे आए, थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 6% के आसपास में। वो भी इस वजह से आया कि वन टाइम एक्सपेंसेस जो नए लेबर कोड आए उस वजह से आए। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी जो नॉन सिगरेट बिजनेस है उसने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। सिगरेट का बिजनेस रेवेन्यू करीब करीब 8% बढ़ा है। एग्री बिजनेस में अच्छी बढ़त हुई है। डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठ रही है। मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे ये बहुत सेफ बैट है। कम से कम 1.5 साल का कोई नजरिया रखे तो बहुत शानदार रिटर्न बन सकते हैं। आईटीसी एफएमसीजी पैक से राजेश अग्रवाल जी को काफ़ी पसंद आ रहा है। एफएमसीजी पैक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ। नेस्ले इंडिया यहाँ पे देखिए अच्छे मूव्स, ब्रिटानिया, डाबर के नतीजे अच्छे थे तो अच्छे मूव्स, टाटा कंज्यूमर डेज हाई पर। लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर डिक्सन का चार्ट। डिक्सन टेक 5-6% अप था, उसके बाद से मुनाफा वसूली हुई, रेड में भी आया लेकिन फिर थोड़ी सी रिकवरी। सर शुरुआत में आज के शो में आपने कहा था कि डिक्सन चलेगा लेकिन हाई साइड पर ध्यान रखने वाली बात होगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जो कि होता हुआ दिखा है आज के इंटरडे सेशन में। लेकिन आज का ईएमएस स्पेस अगर आप देखें तो काफ़ी स्टॉक चले हैं। सिरमा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन भी उसमें था, लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में जैसा कि आपने बताया था वही होता हुआ नजर आया है। सवाल मेरा आपसे ये कि ईएमएस स्पेस को अभी कैसे देखना चाहिए? देखिए आज शॉर्ट कवरिंग की बात थी क्योंकि डिक्सन में शॉर्ट्स बहुत थे। कई क्वार्टर्स में बात हो रही थी कि डिक्सन लॉस डिलीवर करेगा, और अगर आप देखें तो 5 डिजिट का स्टॉक इस पूरे रन इन में इवन 4 डिजिट तक चला गया था। 9990 का लो आ गया था यहाँ पर। तो मेरी कॉल सिर्फ ये थी कि आज शॉर्ट कवरिंग आएगी इसमें क्योंकि शॉर्ट्स फंसे हुए हैं। लेकिन ये ना समझें कि ऐसे नंबर्स में कोई वाव फैक्टर नहीं है। अभी भी वो 4% के मार्जिन पर, और वो मतलब टॉप लाइन तो एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग ही है। कोई ऐसा थोड़ा ना है कि कोई बहुत ज़्यादा वो है। तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये कॉल थी। और साथ में ऊपर अगर आए तो आप अपने फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले। ये दोनों चीज़ें थी आज की, तो ठीक है, वो मेरे ख्याल से व्यू इंटैक्ट है श्रेया उसमें। बाकी जो इसमें ना एक और इशू आएगा आगे डिक्सन के केस में। देखिए डिक्सन का जो मोबाइल पोर्टफोलियो ना वो ज़्यादातर एंड्रॉयड और मोटोरोला से जुड़ा हुआ था, और अब भारत में एप्पल बहुत तेज़ी से मतलब एक पॉपुलर बन रहा है वो उसमें, तो वो इनके पास नहीं है इनके पोर्टफोलियो में। वो मुझे लग रहा है कि अभी भी इनके लिए एक थोड़ा सा आगे जाके गले की फांस बनेगी। खैर एनीवे ये तो बात हो गई ईएमएस स्पेस की, लेकिन मेटल्स की बात करते हैं आज, क्योंकि आज क्लियर कट कोहराम मचा हुआ है मेटल स्टॉक्स में, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिंदुस्तान जिंक। और एक बार फिर अनिल अग्रवाल जी ने क्या टाइमिंग की है, मानना पड़ेगा उन्हें। लेकिन पहले चलते हैं यतिन होदा के पास और जानते हैं कि आज क्या हुआ मेटल्स में। यतिन, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आपको पता है तो हमने दो तीन दिन पहले ही इसका डिस्कशन किया था कि ये सिल्वर जिस तरीके से मूव हो रहा है, जिस तरीके से ओएफएस का टाइमिंग था ना, वो एकदम लग रहा था कि अनिल अग्रवाल साहब ने भांप लिया कि भाई अभी सिल्वर पे ब्रेक लगेगा या किस टाइप का कंसोलिडेशन होगा। ऑब्वियसली अगर उसका नतीजा देखें आप तो चांदी तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रॉफिट टेकिंग हो ही रही है। हिंदुस्तान जिंक अब ओएफएस के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 2 दिन ओएफएस खुला था, वेडनेसडे थर्सडे ओएफएस सब्सक्राइब हो गया। ऑब्वियसली जो ओवरऑल साइज थी 4,500 करोड़ की फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ ग्रीन शू के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स फीका था और ओएफएस के दाम के नीचे अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्लियरली बता रहा है कि जिस तरीके से चांदी शिखर से 9% 10% फिसली है, इसका नेगेटिव असर हिंदुस्तान जिंक पे हो रहा है। ये भी नहीं, जिंक जो इनका एक कोर एबिटा है जो कमोडिटी से आता है, जिंक के दाम में भी 3-4% की गिरावट है। कॉपर एल्यूमिनियम इंट्राडे 3-4% गिरे हैं, और इसी के साथ वेदांता हिंडाल्को जैसे काउंटर्स ऑल टाइम हाई से अब 5-6% नीचे हैं। अगर हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें मेटल इंडेक्स की, तो आज की गिरावट के बाद फिर भी 7% ऊपर इंडेक्स। हिंदुस्तान कॉपर 35% ऊपर है, नाल्को 26% ऊपर है, वेदांता 16% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आज के करेक्शन के
चलते कोई YTD गेन्स इवेपोरेट हुए हैं, 10-10, 5-5% स्टॉक नीचे, इनफैक्ट वेदांता 9% नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि 9% के बावजूद रिटर्न्स नेगेटिव हुए हैं, अभी भी 16% वो गेन को निकाल दीजिए तो 16% ईयर टू डेट ऊपर है। और अगर आप दूसरे प्रेशियस मेटल्स भी देखें जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, यहाँ 10-10% की गिरावट है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये सब कमोडिटीज में 3 से 4% की गिरावट आप देख रहे हैं LME पे और US मेटल एक्सचेंजेस पे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, वैसे मैं बिल्कुल हम डिस्कस कर रहे थे बात जो यतिन ने बोली। अच्छा, अनिल अग्रवाल जी पटना से मुंबई आए 1970s में, आई थिंक वो आए थे, और आज ऑब्वियसली उनको हम मेटल किंग के नाम पे जानते हैं। भारत के सबसे अमीर इंडिविजुअल्स में से एक हैं वो। शुरुआत में वो एक स्क्रैप ट्रेडर थे, वो जिसे कहते हैं ना कि आप लिटरली से आप कहते हैं भंगार ट्रेडिंग जो होती है ना, बोले वो करते थे। वहाँ से उन्होंने, एक्चुअली इनकी स्टोरी और धीरू भाई की स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो उस तरीके से उन्होंने अपने उसके बाद देखा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, तो उसके बाद उसमें और ऊपर ऊपर जाते जाते आज इस तरीके से, उसके बाद चाहे वो सेसागुआ का एक्विजिशन हो, चाहे कैन का एक्विजिशन हो, 500 करोड़ में हिंदुस्तान जिंक गवर्नमेंट से ली थी, आज 1% बेचकर उसके कहीं 20 या 40 गुना पैसा आप उसे बना सकते हैं। 2,70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई, जिसमें अभी भी 60% स्टेक है वेदांता का, है ना। और शेयर होल्डर्स को लगातार रिवॉर्ड किया है, और डिविडेंड पे डिविडेंड, डिविडेंड पे डिविडेंड। और आप कोई स्टॉक उठा के देख लीजिए, मैं कहता हूँ इसका आप टाटा स्टील से तो खैर कंपैरिजन क्या ही करेंगे, आप इसका किसी नॉन मेटल स्टॉक से कंपेयर करके देख लीजिए वेदांता का, अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे आपको। तो उन्होंने भांप लिया था। और एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, जब इतना स्मार्ट प्रमोटर डिसाइड करे कि अब टाइम आ गया है, तो वो आपके लिए सबसे पहला इंडिकेशन था कि बॉस अब प्रॉफिट बुक कर लो, साइडलाइन पे थोड़ी देर के लिए आ जाओ। राजेश जी, हिंदुस्तान जिंक क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि मेटल्स, पहले तो एक बात है कि मेटल जो भी है कमोडिटी है, कमोडिटी एक साइकिल होती है। ये मैंने पिछले 15-20 दिन में कई बार चैनल पे कहा भी है कि कब घूमेगा पता नहीं, और अभी भी ये पूरी तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार स्पाइक्स आते रहते हैं बोथ साइड पे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की खास बात की जाए तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अनिल जी से बेहतर कोई समझ नहीं सकता कि किस वक्त समय आ गया है बेचने का, और अगर वो बेच रहे हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उन्हें लगा है कि अब ओवर वैल्यूड हो गया है। कारण कुछ भी हो, सिल्वर के प्राइसेस हो या कोई भी हो सकता है कोई स्पाइक सिल्वर में वापस आए, वापस चलने लगे, बट रिस्की हो गया है और इस वक्त थोड़ा दूर रहना ही बेहतर है। जिसके पास है वो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ या तो कंटिन्यू करे या मुनाफा वसूली की सोचें तो बेहतर होगा। जैम, यू कांट इग्नोर व्यू ऑफ मिस्टर अग्रवाल। क्यों मिस्टर अग्रवाल? हैं? सही कह रहा हूँ? Yes. सही कह रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा। गोल्ड सिल्वर का भी क्रैक था, और ये भी जिस ट्रैजेक्टरी में थे वो सस्टेनेबल लग नहीं रही थी। खैर लग भी रही हो तो क्या, मैं इंट्राडे बिहेवियर पे नहीं कमेंट करूंगा, बट इन शेडो में जो स्टॉक्स चले राजेश जी, मुथूट, मन्नापुरम और कुछ गोल्ड फाइनेंस बैंक्स, वहाँ पे क्या आप थोड़ा सा आपको लगता है कि अपने पोजीशंस को ट्रिम करना चाहिए? वीरेंद्र जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो मैंने कई बार कमाई का अड्डा में अवॉइड करने की सलाह देते हुए ये कहा है कि इससे बेहतर अगर गोल्ड फाइनेंसिंग में ही जाना हो तो कैथलिक सीरियन बैंक या फेडरल बैंक जैसे हैं जिनके एक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आपके गोल्ड फाइनेंसिंग से आता है और बैंकिंग से आता है, तो वो थोड़ा सा सेफ बेट होगा। ये मैंने कई बार कहा है और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर किसी को गोल्ड फाइनेंसिंग में ही जाना है तो वहां ध्यान देना चाहिए। और आज की डेट में जिस तरीके की करेक्शन आ रही है, अगर ये 1-2 दिन और चल गई तो मुझे लगता है कि वहां पे और भी करेक्शन आ सकता है। तो इस वक्त थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है मन्नापुरम जैसी कंपनियों में, स्विच कर लेना बेहतर होगा। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस अभी अवॉइड करने की बात है, स्विच करना ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो फिलहाल ये व्यू हो गया, लेकिन न्यू एज स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से न्यू एज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, आप चाहे स्विगी देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, इटर्नल देख लीजिए, काफ़ी गिरावट है न्यू एज स्टॉक्स में। लेकिन पेटीएम के तो नंबर्स भी ठीक थे, फिर क्यों ये गिरावट देखने को मिली? कहानी समझ लेते हैं। यतिन जी मौजूद हैं ही ऑलरेडी। यतिन जी बताएं, न्यू एज स्टॉक्स में पिटाई क्यों हो रही है? देखिए, न्यू एज स्टॉक्स की बात करें तो एक बड़ा फॉल हमने देखा है। स्विगी की बात करें तो
पीक से 33% नीचे है। जोमेटो यानी एटर्नल के स्टॉक में करेक्शन है। पेटीएम भी रिकॉर्ड जो अभी इन्होंने कुछ महीनों पहले बनाया था वो लेवल से नीचे है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कंपटीशन बढ़ रहा है। स्विगी की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में घाटा बढ़ के 1065 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 800 करोड़ रुपए के आसपास का था। फूड डिलीवरी बिजनेस में स्टेबिलिटी है, हालांकि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो एबिटा ब्रेक इवन की टाइमलाइन जहां आपने ब्लिंकिट की देखी है कि एक क्वार्टर में हो गई, स्विगी अभी भी इंस्टामार्ट के साथ स्ट्रगल कर रहा है। वैल्यूएशंस जो एटर्नल के थे उसके मुकाबले और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे हो गए हैं। पहले 30% डिस्काउंट पे वैल्यूएशन थे, अभी 40-50% डिस्काउंट पे एटर्नल के सामने स्विगी का शेयर आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि इनका जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है यहाँ अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे असमंजस बना हुआ है। सीएलएसए ने काउंटर को आज डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड कॉल दे दी है और टारगेट काट के 335 रुपए कर दिया। और अभी रिसेंटली इन्होंने फंड रेज किया था, वो प्राइस से लगभग 15% नीचे है ये काउंटर, तो वो भी एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है काउंटर पे। पेटीएम की बात करें तो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उससे 9 महीने में कंपनी को 220 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिला। 31 दिसंबर को ये स्कीम खत्म हो गई, यानी ये बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में नहीं दिखेगा। और जो भरपाई है पीआईडीएफ स्कीम की उस पे नजरें बनी है जो एनालिस्ट कम्युनिटी की, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काफी डिफिकल्टी रहेगी क्योंकि इंसेंटिव बंद हो गए हैं। अगर हम सीएलएसए की बात करें तो इनकी अंडर परफॉर्मर की कॉल है काउंटर पे, 1000 रुपए का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से न्यू एज स्टॉक्स खास करके आज स्विगी और पेटीएम दोनों ही आपको काउंटर्स प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रिया यतिन। तो ये अगर आप देखें न्यू एज स्टॉक्स के कोलैप्स के पीछे का कारण क्या है, और स्विगी याद रखिएगा धीरे धीरे अपने करियर लोस की तरफ बढ़ता हुआ। मेरे पास अभी फ्यूचर्स के चार्ट हैं, स्पॉट के नहीं है, बट मैं सुबह स्पॉट पे दिख रहा था, वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम लो जो पोस्ट लिस्टिंग लगा था। बट आज थोड़ा सा दिन हमारे लिए काफ़ी खुशनुमा है, तो मैं कुछ खुशनुमा और कुछ दिलचस्प और कुछ ऐसे चैलेंजिंग फेज में भी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने वाले स्टॉक से बात करना चाहूँगा। अनुज, लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, द लीडर ऑफ द PSUs। और मैं दिख रहा था क्वार्टर टू डेट लगभग एक सेकंड में जो निकाली थी 28% मान के चलिए ऐसे बाजार में। क्या 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 लीडरशिप की ना इस स्टॉक ने इस बार वीरू, 28%। ये अब नंबर 2 भी है मार्केट कैप के चार्ट्स में। और आई थिंक हम SBI पर इस स्विंग में पहली बार बुलिश हुए थे 525 पर, और उस दिन के बाद से आई थिंक एक भी सिंगल डे नहीं आया जिसमें SBI पर हमने नेगेटिव व्यू लिया हो। हमेशा पॉजिटिव व्यू ही लिया गया है SBI पर, इस चैनल पर। और लगातार ये बात हुई है कि ये स्टॉक, और मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये यहाँ से भी आपको आउट परफॉर्म करेगा। अगर एक स्टॉक ने वीक मार्केट में आपको इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, मान के चलिए जब बुल मार्केट आएगी ये लीड करेगा उसे, बुल मार्केट को। तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो ये तो कोहिनूर का हीरा है आपके पास, बने रहें इसमें, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल विदाउट अ डाउट शानदार तेज़ी में है SBI पर। मेरे ख्याल से अब SBI में एक और चीज़ है, बहुत लोगों को लगता है कि अब SBI को आपको सिर्फ एक PSU बैंक की वैल्यूएशन नहीं देनी चाहिए। खैर वैसे SBI की वैल्यूएशन एक PSU बैंक से अब कहीं ज़्यादा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक से कम। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि SBI को एटलीस्ट उतनी वैल्यूएशन तो मिलनी चाहिए जितनी एक्सिस को मिलती है, क्यों ना मिले उतनी वैल्यूएशन, तो उसमें दम हो सकता है उस बात में। तो और आई थिंक मिल भी रही है आई थिंक, लेकिन आगे जाते हुए क्या वही वैल्यूएशन मिलेगी जो ICICI या HDFC बैंक की है, आई थिंक इस पर थोड़ा सा सवाल होगा। लेकिन शानदार मूव, बिल्कुल सही स्पॉट किया आपने। चलिए एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं गाभासर से, सॉरी टॉप कैश कॉल ले लेते हैं पहले, गाभासर से, सोमिल जी से और राजेश जी से। गाभासर बताइए कैश कॉल आपकी। मेरे ख्याल से शैले होटल पर गैप देना चाहिए। शैले होटल बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा आपको मिला है, सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छी जगह बाउंस करने की जहाँ से किया है। ट्रेड करा है 870 की, स्टॉप होगा करीब 860 का, 10 रुपए का, टारगेट 900 का होना चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है बियॉन्ड बजट भी शैले होटल। गाभासर बताइए कहीं आपका जाने का प्लान है क्या? सुबह से होटल्स काउंटर सुझाए जा रहे हैं आप। सेफ स्टॉक्स। ओके, शैले होटल ये पसंद आ रहा है कैश में गाभासर को। सोमिल जी कैश में आपकी पसंद क्या होगी? कैश में मैंने स्टॉक चुना है CCL प्रोडक्ट्स। CCL प्रोडक्ट्स में बहुत समय से कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। अभी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हुआ है।
मुझे लगता है यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हो सकती है। ऑलरेडी 4% ऊपर है, लेकिन ये एक मीडियम टर्म में बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। स्टॉप लॉस है 927 का और टारगेट होगा 1070। ओके, सीसीएल प्रोडक्ट्स, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। जी देखिए, मेरी नजर है गैब्रियल इंडिया के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा ऑटो एंसिलरीज पे मोमेंटम अच्छा मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी आ रहा है, 939 के आसपास है। एट करंट लेवल मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा 10 पॉइंट का, यानी 929 का स्टॉप लॉस रख के गैब्रियल इंडिया बाय करेंगे। इसका पहला रेजिस्टेंस आता है करीबन 965 का, लेकिन वो निकल जाए तो मुझे लगता है पोजिशनली भी 1000 तक जा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। सबकी नज़र अब रविवार को आने वाले बजट पर है। एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 9:15 बजे, बजट आएगा 11 बजे, तो आपके पास फिर भी मौका होगा अपनी पोजीशन समेटने का। लेकिन सभी के मन में सवाल ये है कि बजट में आखिर आएगा क्या। लक्ष्मण जी से जान लेते हैं। सबसे पहले सर्वे भी इन्होंने ही बताया था, अब जान लेते हैं कि बजट में ऐसा क्या आ सकता है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कि इस बार जो बजट पेश हो रहा है रविवार को, उसमें आर्थिक सर्वे की खास झलक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि वो झलक क्या देखने को मिलेगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन कोई अगर ये सोच रहे हो कि आर्थिक सर्वे अलग होता है, बजट अलग होता है, तो वो पुराने ज़माने की सोच हो गई। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वे में डीरेगुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, इसकी वकालत की गई थी और पूरे साल भर सरकार डीरेगुलेशन की तरफ कदम उठाती चली गई। तो वैसे ही कई सारे ऐसे सुझाव हैं, सिफारिशें हैं आर्थिक सर्वे में इस बार भी, जिसको बजट में शामिल किया जा सकता है या फिर बजट के बाद वाले दिनों में इस पर अमल में देखने मिल सकता है। सबसे बड़ी बात स्वदेशी की जो बात की गई है आर्थिक सर्वे में, वो साफ तौर से कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उससे निपटने का एक ही हथियार है, वह है स्वदेशी। लेकिन यहां पे संतुलित तरीका अपनाना होगा। एक मुश्त ब्लैंकेट बैन इंपोर्ट नहीं करना होगा। जहां जहां मजबूत हैं वहां वहां स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ऐसे में मजबूत सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, ऐसे जो सेक्टर हैं जहां भारत के सामानों की डंका पिटती है दुनिया भर के बाजारों में, तो उन सेक्टर पर आप खास जोर यहां पर देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फोकस किया गया आर्थिक सर्वे में वो है कि आपको निजी निवेश बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो निजी निवेश बढ़ाने के लिए आपको बजट में कई सारे ऐलान होते हुए दिख सकते हैं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वकालत की गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते रहना चाहिए, तो वो भी इस बार बजट में इसका फोकस हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। एक और चीज, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर आर्थिक सर्वे विशेष जोर दिया गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बजट में भी इस तरफ विशेष फोकस होता हुआ आपको दिखे। तो जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया उसकी कई झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए कि बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और बजट के दौरान आप CNBC आवाज़ के साथ बने ही रहेंगे और सबसे पहले खबर आप वही जानेंगे, समझेंगे। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ बजट के दिन संडे सुबह 7 बजे से। अच्छा, कुछ काउंटर्स में डिस्कस करूं उससे पहले कविता जी हमारे साथ जुड़ रही है पैनल में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की पहली ट्रेड क्या होगी आपकी? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स अपने 20 EMA को रीगेन करते हुए है। एक बहुत अच्छा मोरबोजो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम फ्लैट फॉर्मेशन की ब्रेकआउट भी आते हुए दिखी है। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1355 वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1395 1410। ओके, चलिए, तो ये हो गई यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ट्रेड। अब ऑप्शंस ले लें फिर, धमाकेदार ऑप्शंस। मानस जी, अरुण जी और सोमिल जी से लेते हैं धमाकेदार ऑप्शन। मानस जी, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए डिलीवरी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। डिलीवरी में स्टॉक ने अपने 200 डे, 50 डे, 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। एक प्राइस ब्रेकआउट भी बिल्कुल स्टॉक देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से यहाँ पर खरीदारी करें। 430 वाला कॉल ऑप्शन 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 40 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, डिलीवरी की 430 की कॉल, मैं बात करने वाला था इस पे। ये प्रकाश सर की कॉल भी थी डिलीवरी पर, मानस जी ने पिक किया 430 की कॉल को। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी, अगेन एट द मनी कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। HAL के 4650 के कॉल को लेने की सलाह है। डिफेंस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है, पर एक ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। तो 4650 के कॉल ऑप्शन को बाय करें। 178 180 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 158 का लगाएं और 224 तक के टारगेट आ सकते हैं। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, हैल अरुण जी को पसंद आ रहा है ऑप्शंस में। सोमिल जी, आपके पिक ऑप्शंस में क्या होगी?
मेरी ऑप्शन में पिक होगी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में जो स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो 9,500 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, और यहाँ पर जो यही मंथ की एक्सपायरी रखेंगे, बाय करेंगे। अभी इस समय चल रहा है 382 पर, स्टॉप लॉस 340, टारगेट होगा 475। कि बजाज ऑटो की 9500 की कॉल, ये आपके पास विकल्प है, तो 3 ऑप्शन ट्रेड्स भी हो गए। अच्छा, निफ्टी ऑलमोस्ट 25,350 की रेंज में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। कुछ क्रैक्स हैं, मेटल्स में सब्सटेंशियल क्रैक्स हैं, कहीं अच्छे रिवर्सल्स भी हैं। पर राजेश अग्रवाल जी, जहाँ जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज हुए थे अगेंस्ट अर्निंग्स अलॉन्ग विद मार्केट सेंटिमेंट खराब था, लेकिन अर्निंग्स के अगेंस्ट और कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स के अगेंस्ट कोलैप्स हुआ था, वो समझ से थोड़ा सा परे था। और उसमें मेरे ख्याल से सबसे ऊपर आता है हॉस्पिटल स्टॉक्स। आई मीन इसी क्वार्टर में मेरे ख्याल से फोर्टिस ने मैक्स में अपने पुणे के एक्सपेंशंस को अनाउंस भी किया था, पर कोलैप्सेस बहुत शार्प थे, 3-3 महीने में सिवियर प्राइस डैमेजेस। हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा इस वक्त? आपने सही कहा अनुज जी, कई कारण रहे। एक तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब रहा, दूसरे जो मैंने खुद ने महसूस किया वो ज्यादातर निवेशक अपने स्टॉक्स बेच करके सारे के सारे गोल्ड और सिल्वर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो चाहे ETF के थ्रू हो या डायरेक्ट कमोडिटी के थ्रू। तो इस कुछ चीजें अगेंस्ट में गई, FI की जो बिक्री थी वो तो अपनी जगह थी। लेकिन अगर हेल्थ केयर की बात की जाए, मुझे लगता है कि ये स्पेस बहुत ही अट्रैक्टिव है, बावजूद इसके बहुत स्टॉक्स बढ़ गए हैं। सरकार ने, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले बजट में, पिछले साल FM साहिबा ने सीधे सीधे कहा था कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। मुझे लगता है कि अभी भी जोर वहां रहेगा। दूसरे, जिस तरीके के कोविड के बाद मेडिक्लेम वगैरह का जोर बढ़ा है, लोगों में जानकारी बढ़ी है और रुझान बढ़ा है, वो भी एक फैक्टर है जो इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर स्पेस को हेल्प कर रहा है। पिक्स की बात की जाए, फर्स्ट पिक नो डाउट ऑन दैट अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा। 10,000 के ऊपर बेड, जिस तरह की बढ़त वो दिखा रहे हैं, डेट कम कर रहे हैं, फार्मेसी बिजनेस, इन सब चीजों को देखते हुए। लेकिन सेकेंड रैंक की अगर बात की जाए तो कई अच्छे पिक्स है। फॉर एग्जांपल नारायण हृदयालय की अगर बात की जाए, लगातार अच्छी अर्निंग्स दिखाई है, मार्जिन्स बढ़े हुए नजर आए। जो उनका हेल्थ केयर का मॉडल है वो बहुत स्केलेबल है, जो कि वो चला रहे हैं न केवल भारत में बल्कि केमन आइलैंड में। एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल है, जो कि मैंने कहा कि मॉडल को चला रहे हैं, जो बहुत एक्सपेंशन हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह बढ़िया है। 5750 बेड उनके आज की डेट में है, जो कि वो 9650 या FY 30 तक की बात कर रहे हैं। ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी कर चुका है। मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट बनता है। मीनवाइल चांदी देखिए, अब आप 13% नीचे है इंटरनेशनल मार्केट में, और ये तो MCX में अगर आप देखेंगे तो MCX में सर्किट है, इस वजह से आप कम गिरावट देख रहे हैं, वरना उससे ज़्यादा गिरावट देखते हैं आप। गोल्ड MCX करीब 6% नीचे, आप सिल्वर MCX अब वो भी आ गया 12% के करीब नीचे। 48,000 रुपये पर kg की गिरावट, 3,52,000 पर इस समय हम आ चुके हैं, तो बड़ी गिरावट। खैर, अब बात करते हैं औरबिंदो फार्मा की। आज अच्छी तेज़ी है, सरकार ने पेनिसिलिन G पर अगले 1 साल के लिए MIP यानी कि मिनिमम इम्पोर्ट पैरिटी लागू की है। कंचन से समझते हैं पूरी खबर। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने मेंशन किया, जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उसको लागू कर दिया गया है। दरअसल DGFT ने पेंजी 6 APA और साथ ही साथ एमोक्सिलिन के ऊपर MIP लगा दी है। न्यू MIP अगर देखा जाए पर केजी तो पेनिसिलिन का 2216, एमोक्सिलिन का 2733 और 6 APA का 34.5 रखा गया है। रूल अभी से लागू हो गए हैं, जो कि जनवरी 2027 तक हमें लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए, इसका मतलब अगर समझा जाए तो काफी साफ है। अब तक जो कंपनीज है वो चाइना से पेंजी 6 APA को इंपोर्ट करती थी। अगर चाइना से इनका इंपोर्ट का प्राइस देखा जाए तो वो रफली 1500 से लेके 1600 रुपए का पर केजी माना गया था, जो कि करंट MIP जो लगाया गया है वहां से काफी कम है। अब देखिए, औरबिंदो फार्मा के लिए खबर अच्छी इसलिए है बिकॉज इंडिया के अंदर औरबिंदो फार्मा ही इकलौती कंपनी है जिसके पास पेंजी का प्लांट है। उसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो 15,000 टन की है, और अगर इंडिया की इस टाइम पे डिमांड देखी जाए पेंजी की तो एनुअली वो माना गया है 9,000 टन का। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना अभी हेडरूम अभी भी बाकी है। यहाँ से देखिए, जो इंपोर्ट्स है वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफी फायदा होगा और प्राइसिंग पावर जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब एनालिस्ट की मानी जाए तो
एनालिस्ट मान रहे हैं फिस्कल ईयर 27 में करीब 600 से 700 करोड़ का जो एबिटा अपग्रेड है वो आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है ऑरबिंदो फार्मा में। और अगर नेगेटिव खबर ये देखी जाए तो उन कंपनीज के लिए है जिनका एपीआई के अंदर इस टाइम पे हाथ नहीं है और साथ ही साथ उनका जो कॉस्ट है टेम्परेरी यानी कि शॉर्ट टर्म पे हमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता भी दिखाई दे सकता है। सीधा अगर समझा जाए तो इस टाइम पे जो सरकार है वो चाइनीज डंपिंग पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है हो गई है और जो मेक इन इंडिया फार्मा है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। ओके, ऑरबिंदो फार्मा में अच्छे मूव्स और कारण बताने के लिए शुक्रिया कंचन। अब हेल्थ केयर फार्मा स्पेस में अच्छे मूव है। अभी थोड़ी देर पहले हेल्थ केयर स्पेस की बात भी हो रही थी। अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय सभी में अच्छे मूव्स। अपोलो हॉस्पिटल तो अब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है डेज हाई पर। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं एक बार। आइशर मोटर्स रखेगा स्क्रीन पर, निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवरी के कुछ संकेत हैं। बजाज ऑटो भी निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है। टू व्हीलर स्पेस में अरुण कुमार मंत्री जी चार्ट देखेंगे आप, बजाज ऑटो या फिर आइशर मोटर्स, किसके चार्ट बेहतर नजर आ रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखिए शायद जी, बजाज ऑटो ऑलरेडी कुछ देर पहले रिकमेंड हुआ है, उसका चार्ट काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है वो स्टॉक 9680 की तरफ बढ़ सकता है। साथ ही आइशर मोटर्स का चार्ट अभी कंसोलिडेटिव है पर यहाँ से इसमें मोमेंटम बन सकता है। चूंकि निफ्टी ऑटो में एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है तो आइशर मोटर में भी यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम 7240 तक का दिखा सकता है। नो डाउट मारुति में अभी भी कोई मोमेंटम नहीं है पर टू व्हीलर स्टॉक्स मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेंगे। हो सकता है बजाज ऑटो उसको लीड करे और आइशर मोटर शायद फॉलो बाइंग में भी आ सकता है। तो 7240 तक के लेवल्स आइशर मोटर में दिख सकते हैं। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं चार का चौका की। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए बंधन बैंक पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि कल हमने करेक्शन देखा लेकिन आज हमें लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक इसका 155 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। स्टॉक तैयार अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो 155 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए 60 पैसे 65 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। बंधन बैंक की कॉल ऑप्शन 155 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। रिवर्सल ट्रेड्स की टेंडेंसी में आपने इसको रखा है। ओआई बिल्डअप देखिए 23%। एफएनओ सुपरस्टार राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? देखिए डिफेंस सेक्टर से माजगांव डॉक, अब इसका चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेशन है, कम से कम आप कह सकते हैं 3 से 4 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है। और जो कंसोलिडेशन है वो भी छोटा दायरा है, 2540 से लेकर 2560, 2571 दायरे के ऊपर खड़ा है। तो 2540 के नीचे यानी 2530 का छोटा स्टॉप लॉस लगा के माजगांव डॉक बाय करे। जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है वो है करीबन 2620 से लेकर 2640, इस ट्रेजेक्टरी में इसका 200 डीएमआ बनता है। तो 2620 2640 के टारगेट के लिए माजगांव डॉक बाय करें। मजगांव डॉक ही अच्छा लग रहा है राजेश सातपुत्र जी को एफएनओ सुपरस्टार के लिए। लेकिन कविता जी चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर? तो श्रेया एलएनटी को लेकर जाना चाहिए। 3944 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है और फॉर द प्राइस मूव ऑफ 4050 4080 के प्राइस मूव के लिए एलएनटी को बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3900। ओके, राजेश जी मिड कैप फंडा। अनुज जी मिड कैप फंडा के हिसाब से आईटीसी होटल के साथ जाना चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक होटल चेन है। जिस तरीके के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़त बनी हुई है और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये पूरे देश के लिए थोड़ी सी दिक्कत है रुपए में जो कमजोरी, लेकिन फिर भी होटल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है। कल बजट में, परसों बजट में अगर कुछ भी टूरिज्म वगैरह के लिए आ जाता है तो एक अच्छा अपसाइड शॉर्ट टर्म में हो सकता है। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो फंडामेंटली जीरो डेट बैलेंस शीट है। रेवेन्यू प्रॉफिट्स हम सब में बढ़त देखी गई। नए ब्रांड लॉन्च किए बिग करके और लगातार एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं। आज की डेट में करीब करीब 146 होटल, 13,000 के ऊपर कीज हैं पाइपलाइन में, 61 नए होटल हैं और इनका टारगेट है 220 होटल्स बनाने का 2030 तक। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी बहुत कंफर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आईटीसी होटल्स, ये अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को। होटल स्पेस में अच्छे व्यूज है। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग, होटल स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी
और आज सुबह से पैनल हमारे होटल स्पेस को लेकर बुलिश भी साउंड कर रहे हैं, तो ये एक स्पेस आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब चार का चौका का एक रिकैप कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन हमने मानस जी से लिया और उन्होंने बंधन बैंक सुझाया है। 155 की कॉल लेनी है आपको, 10 की टारगेट है, 4 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राज्य सातपुत जी कह रहे हैं कि डिफेंस से मजगांव डॉक उनको अच्छा लग रहा है और 2640 के टारगेट वो देख रहे हैं। 2530 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। यहाँ पर LNT कविता जी को चार्ट का चमत्कार के लिए भारा है। 4080 के टारगेट है उनकी तरफ से। 3900 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। और ITC होटल मिड कैप फंडा में राजेश अग्रवाल जी ने सुझाया, जहां पर अच्छे मूव। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर वोल्टास, ब्लू स्टार नतीजे आए। सुबह रिपोर्ट्स भी देख रही थी ब्रोकरेजेस के, काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन वोल्टास तो उसने बढ़त गवाई है आज के सेशन में। लेकिन वही ब्लू स्टार दूसरी तरफ देखिए 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट शायद हाँ गाबासा ने ब्लूस्टर सुझाया भी है आज के सेशन में, तो ऑलरेडी इस पे हमने बात कर ली है, तो इसको अवॉइड करना चाहूँगी। लेकिन हाँ कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जहाँ पे अच्छे मूव। FMCG पैक इनफैक्ट एक बार रख दीजिए। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया पे हमने काफ़ी बात की, लेकिन ब्रिटानिया डिस्कस नहीं किया FMCG पैक से। एक बार ब्रिटानिया डिस्कस कर लेते हैं। आप बताएंगे ब्रिटानिया, सोमिल जी, काउंटर कैसा लग रहा है चार्ट्स पर, क्या लेने लायक है ये पर्टिकुलर काउंटर? सोमिल जी, ब्रिटानिया मैंने आपसे पूछा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ब्रिटानिया में 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेके एक बहुत ही अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया है। इनफैक्ट इवन नेस्ले ने अच्छा मूव दिया है आज के सेशन में। यहाँ पर ब्रिटानिया में बहुत समय से मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रहा है। नीचे में जो सपोर्ट है वो अराउंड 5670 के आसपास है और नीचे में और एक सपोर्ट है 5625। ये दो सपोर्ट को ध्यान में रख के लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेड ना करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसे सोचे। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 6260 जो प्रीवियस स्विंग हाई है, और बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें। ब्रिटानिया पर ये हो गया व्यू। अब बात करते हैं बजट की। सवाल ये कि बजट बाजार के लिए कितना बड़ा ट्रिगर है, कितना बड़ा मूव आता है बाजार में बजट वाले दिन। पिछले कुछ सालों में बजट के दिन मार्केट में क्या ट्रेंड रहा है, ध्यान रखिए। इस बार एक फ़र्क है, इस बार बजट संडे को है। हालांकि पिछली बार भी सैटरडे को था, तो उस दिन भी FIs मोर लेस एब्सेंट थे, लेकिन इस बार तो शायद बिल्कुल एब्सेंट होंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट कैसे रहे बजट वाले दिन, आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है सबसे पहले कि पिछला जो बजट था वो सैटरडे को था और इसी के चलते थोड़े से वॉल्यूम्स यहाँ पर कम देखने को मिले। और इंडेक्स का अगर आप क्लोजिंग देखें निफ्टी का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बजट वाला दिन था। सारे आंकड़े रखता हूँ, पिछले 10 बजट या और टोटल मिला के 12 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटरम बजट भी थे अपने पास। तो टोटल डेटा आपके सामने आएगा स्क्रीन पर। और जैसे कि हम राइटली बता भी रहे थे कि 2025 में देखें तो इंडेक्स का रिटर्न बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिला, लेकिन हाई और लो के बीच का डिफरेंस आप देखें तो जो डेली रेंज है वो तकरीबन 1.4% की नजर आई। सिमिलरली 2024 यहाँ पर भी कुछ खास नहीं रहा। 2024 में एक इंटरिम बजट भी था, फुल बजट भी था, तो दोनों के लिहाज से आप देखें तो क्लोजिंग के समय इतना बड़ा मूव नहीं रहा। लेकिन अगर आप इंट्राडे की पोजीशंस देखें तो काफ़ी बड़े मूव यहाँ पर नजर आए। 2023 है, इसके अलावा अगले 4 साल का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसे भी हम समझकर देखते हैं कि कैसे आप देखें तो मार्केट पहले के ज़बरदस्त रिएक्शन देता। 2021 ये हिस्टोरिक था, तकरीबन 5% की क्लोजिंग यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिली और डे की रेंज 5% की। 2020 है, 2019 है और अगले 4 साल का भी डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, यहाँ पर भी आज समझ सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी एक इंटरिम बजट था। तो इसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक खास पॉइंट हाईलाइट ये हो रहा है कि अगर आप सिर्फ क्लोजिंग हिसाब से देखें तो आपको लगेगा कि शायद कोई बड़ा मूव नहीं है, लेकिन आप इंट्राडे रेंज को देखें तो ज़बरदस्त। इनफैक्ट जो रेंज औसतन निकल कर आ रही है ये 2 से लेकर 4% की है। अब खास बात है कि ये डेटा तो मैंने आपके सामने निफ्टी का रखा है, लेकिन बहुत बड़े और मैसिव मूव देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि आपके पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा है। वहाँ पर आप देखें तो ज़बरदस्त मूव है। पिछले 12 बजट में, यानी 2 इंटरम बजट मिलाकर देखें तो 4 बार पॉजिटिव रिटर्न आपको बाजार ने दिए। हालांकि क्लोजिंग कई बार फ्लैट भी यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन हाईएस्ट सर्ज आपको देखने को मिला 2021 में 4.75% का, और हाईएस्ट गिरावट आपको देखने को मिली 2020 में तकरीबन 2.5% की। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसे हैं जहाँ पर सबसे बड़े मूव्स आपको नजर आएंगे। तो निफ्टी मिड कैप की जो इंट्राडे रेंज निकल कर आती है
ये आप देखिए कि कितनी सिग्निफिकेंट है। मैं निफ्टी मिड 100 की बात कर रहा हूँ, 2 से लेके 5% की है। सिमिलरली स्मॉल कैप की देखें तो 2 से लेके 6% की है। और आप दोनों की पिछले 12 साल की औसत जो रेंज है वो निकाल कर देखें तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 3% का सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी एक बात श्योर है कि चाहे इंडेक्स की क्लोजिंग फ्लैट ही क्यों न हो, आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, बजट के दिन, बजट स्पीच के दौरान, उससे पहले, उसके बाद बड़े स्विंग्स, और उन स्विंग्स को कैसे खेलना है कुछ देर में उस पर बात भी करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी ऑप्शन रणनीति में तो कुछ देर में हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले थोड़े नंबर्स को समझ लेते हैं जो कि आने हैं, और कंचन से बात करेंगे सन फार्मा, और आशीष से बात करेंगे IDFC फर्स्ट के बारे में। कंचन के बाद चलते हैं। पहले कंचन, सन फार्मा क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर? जी, नंबर हमें सन फार्मास्यूटिकल के डिसेंट देखने को मिलेंगे। स्लाइटली अपसाइड की जो एक्सपेक्टेशन है वो लगाई जा रही है। अगर टॉप लाइन की बात करी जाए तो 14,750 करोड़ पे जो नंबर है हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन्स 27%, यानी कि मोटा मोटी हम देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में जो मार्जिन्स देखने को मिले थे उसी तरीके से मार्जिन्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे एक अच्छी खासी जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकती है। बट अगर US सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करी जाए तो 4% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, बिकॉज जेनरिक दवाई रेवलिमिड यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इरोजन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में 13% की YoY बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं उसने यहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट दिया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इलियोमिया की, अगर हम यूरोपियन मार्केट, रेस्ट ऑफ द मार्केट की बात करें तो वहाँ पे 18% एंड 14% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ देखी जा सकती है। ब्रांडेड जेनरिक्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ क्वार्टर 3 में काफी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं जिसको लेके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन नंबर्स हमें ठीक देखने को मिलेंगे। ओके, नंबर्स ठीक देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। आशीष, IDFC फर्स्ट बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। खासतौर पर आप देखें तो इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तो हमारे पास आ ही गया था। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो तकरीबन 11% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है। 5,450 करोड़ ये आंकड़ा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। आप बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 15% की बढ़त है पिछले साल के मुकाबले। 2020 करोड़ ये आंकड़ा एक्सपेक्टेड है। मुनाफे में अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी, 340 करोड़ से लगभग 500 करोड़ का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। अब अच्छी बात है कि इंटरनल्स के लिहाज से देखें तो बढ़िया तिमाही है, क्योंकि प्रोविजनिंग ये सीक्वेंशियल तौर पर घटी है। 1450 करोड़ से घटकर 1360 करोड़ है, और असेट क्वालिटी में भी हल्का सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो GNPs 1.9% के थे प्रीवियस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में, ये इस बार घटकर 1.8% रहेंगे। नेट NPS फ्लैट रह सकते हैं, 0.5% पर स्टेबल देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात ये कि इनके जो कॉस्ट रेशियोज है ये शायद थोड़े से एलिवेट हो सकते हैं, थोड़ा सा निराश कर सकते हैं, लेकिन निम्स एक्सपांड होंगे सीक्वेंशियल तौर पर 11 बेसिस पॉइंट का। अच्छा, एक बात और खास है कि इन्होंने सेविंग्स जो अकाउंट है यहाँ पर ब्याज दर घटाई थी, तो उसका इम्पैक्ट ROAs पर कैसा है, क्या कमेंट्री दे रहा बैंक, ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल रहेगा। नंबर्स ठीक ठाक आएंगे। ओके, नंबर ठीक ठाक रह सकते हैं। शुक्रिया आशीष और कंचन प्रीव्यूज बताने के लिए। देखते हैं कि नंबर्स कैसे आएंगे। शुक्रिया आप दोनों का ही। आगे बढ़ रहे 63 अंक नीचे है निफ्टी और 226 अंक नीचे बैंक निफ्टी, लेकिन कुछ काउंटर्स में अच्छे मूव्स। एक बार टाइटन रखिएगा स्क्रीन पर। ब्रेथ ठीक ठाक नज़र आ रही है मार्केट की। टाइटन में अच्छे मूव, निचले स्रोत से रिकवरी और 1% अप आज के सेशन में डेज हाई पर 3,983 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। कविता जी, टाइटन का स्टॉक देखिए आप, और क्या करना चाहिए टाइटन में? लग रहा है कि आज के मूव से कुछ दमखम नजर आ रहा है चार्ट्स पर। गोल्ड प्राइसेस नीचे आए हैं, उसका रब ऑफ इफेक्ट हम टाइटन पर एज ऑफ नाउ देख रहे हैं, बट मुझे लगता है 4,000 के लेवल को ये सरपास करता है तब पोजिशनिंग की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3950 के स्टॉप लॉस के साथ। मीन रिवर्जन ट्रेड बनते हुए दिख सकता है फॉर द प्राइस मूव ऑफ 4100 4200 ओनली, बट कंडीशनल बाय अबव 4,000 को सरपास करे देन ओनली। ओके, अच्छा, मैं राजेश अग्रवाल जी को लेकर आइएगा स्क्रीन पर। शेयर ने टाइटन की बात छेड़ी। राजेश जी, आप यकीन मानिए आज कल में मैं बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियो देख रहा था लोकल चैनल्स के और कई इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के, जो कि सराफा बाजार को खंगालते हैं। एक तरफ आपके पास टाइटन है ना, यू हैव ए नेचुरल हेज। जब आप एक घड़ी भी बेचते हैं, आप IVR भी बेचते हैं, तो आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। एक
एक डिफ़िकल्ट टाइम जब गोल्ड प्राइसेस काफ़ी हाई हैं उसको टैकल करने के लिए आप लोअर कैरेट ज्वेलरी बेच रहे हैं। बट टिपिकली ज्वेलर, आई मीन फॉर इंस्टेंस कल्याण, अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपका एक सेंस क्या होना चाहिए? एक तरफ एक कंपनी है जिसके पास कई सारे कारोबार हैं, एक पार्ट है ज्वेलरी, नो डाउट अबाउट दैट कि सबसे बड़ा का पार्ट वही है, बट अदर बिजनेसेस एज वेल। बट एक कोर ज्वेलरी कंपनी, दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे आप इस वक्त? अब गोल्ड 160 पे है उसके बावजूद। विरी जी, मैंने हमेशा टाइटन को ही प्रेफर किया है और आज भी मैं टाइटन को ही प्रेफर करूंगा। कोई अगर मुनाफे पे बैठा है दूसरी ज्वेलरी कंपनीज में, चाहे वो कल्याण हो, टीवीजेड हो या दूसरी कोई भी हो, तो मेरे ख्याल से उसे स्विच कर लेना चाहिए। आपने सही कहा, न केवल ज्वेलरी बल्कि घड़ी का कारोबार हो, आईवेयर का हो, इवन तनेरिया जो उनकी साड़ी का कारोबार है वो भी उसमें ही है। और जिस तरीके के स्टोर्स एक्सपेंशन हो रहे हैं, जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसे वोलेटाइल टाइम में जहां अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो प्रेशियस मेटल की जो रैली है वो खत्म हो गई है या जस्ट एक करेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं समझता हूँ टाइटन बेहतर रहेगा। टाइटन बेटर रहेगा, जी हाँ, एक नेचुरल है जो याद रखिएगा। अगर आपका जेम से ज्वेलरी में ही एक्सपोजर है तो बेटर है कि एक को ज्वेलरी कंपनी से हट के अगर आप टाइटन की तरफ जाएं। लेकिन मैं पिछले 10 मिनटों से 20 मिनटों, इन 10 मिनट नहीं, मैंने एक अपनी OI आर्ली शीट जो बनाई अभी कुछ देर में, जो बाजार का झुकाव है बजट से पहले, द टॉप सेक्टर, देखिए टेलीकॉम को छोड़ दीजिए क्योंकि आइडिया का OI जो है वो सेक्टर OI को इम्पैक्ट करता है, बट अदर देन दैट दैट्स कैपिटल गुड्स और FMCG, ये दो ऐसी ब्रांच हैं, ये दो ऐसे सेक्टर हैं, स्पेस हैं जो कि सबसे बड़ा OI अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब डायरेक्टर साहब एक एक करके स्टॉक्स रोटेट करिएगा। LNT एट डे हाई, अर्निंग्स का एडवांटेज भी था हमारे पास, ये दो स्पेस। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? ये जस्ट आई मीन प्राइस बिहेवियर और जो मैसेज है बाजार का जस्ट बजट से के पहले वाले दिन, कैपिटल गुड्स में अगर आपको एक पिक करना हो टू प्ले दिस बजट, वो क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए, अगर एक स्टॉक पिक करना हो तो वो ABB रहेगा, क्योंकि ABB में अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। लेकिन अगर हम केवल LNT की बात करें तो देखिए, जो जिस जगह से रिवर्स हुआ है वो बिल्कुल सही जगह है। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां से रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज को ऑलरेडी रीगेन कर लिया है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो LNT में भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3840 के नीचे पोजिशनरी लगा के रखना है। ऊपर की तरफ 4050 और 4110, ये दो टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, तिनशो ईरानी जी से बात करते हैं। तिनशो जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की उठापटक हुई है पिछले 2 दिनों में कमोडिटीज़ वगैरह में, क्या भी बन रहा है इस समय? अनुज जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। सो बेसिकली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो कमोडिटी में जो उथल पुथल हुई है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आप गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, कॉपर लीजिए, जिंक लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, पर मार्केट में इक्विटी मत लीजिए और आपके पैसे बनेंगे। आई थिंक दैट वन वे स्ट्रीट जो लोग सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं इज नाउ कमिंग टू फ्रूटिशन। आई मीन एज इन आपको लग रहा है कि अभी इतना सिंपल नहीं होता है लाइफ में पैसा कमाना। इक्विटी जैसा रिटर्न आपको शायद ही मिले आगे चल के, इसलिए हमें लग रहा है कि इसीलिए हमारा जो इक्विटी मार्केट है पिछले चंद दिनों में अभी एक छोटी सी रैली शुरू हुई है, और हमें तो लग रहा है कि ये शायद एक शुरुआत है एक अच्छी खासी रैली की गोइंग फॉरवर्ड। बट लेट्स सी, हमेशा अनसर्टनिटी रहती है बाजार में और ये रहेगी भी, लेकिन इन अ वे आई थिंक ये जो सेम्बलेंस आ रहा है ये जो कमोडिटीज में या प्रेशियस मेटल्स में, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर इक्विटीज। ओके, गुड आफ्टरनून दिनशॉ जी, श्रेया बात कर रही हूँ। और आपने कहा कि आने वाले समय में ये जो रैली है वो दिख सकती है मार्केट में, तो ये इस रैली को लीड कौन करेगा और अभी तक की अर्निंग्स कैसी लगी है आपको? इसमें कुछ हिंट्स दिखे हैं आपको? जी बिल्कुल, आई मीन अभी तक की अर्निंग्स आप देखिए, जो हमने सोचा था वही हो रहा है। हमने तो वैसे सितंबर के जो अर्निंग देखे थे उसमें हमें मिड टीन्स ग्रोथ दिखा था, और ये जो अभी तक जो रिपोर्ट हुए हैं NSE 500 की बात करें तो वहां पे भी हमें ऐसे मिड टीन्स जैसे ग्रोथ दिख रहे हैं। और बहरहाल लेकिन लार्ज कैप्स में हमें ग्रोथ कम दिखी है एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो सेगमेंटेशन है जो मिड एंड स्मॉल का है वो प्रॉब्ली एक होगा
जो आगे चल के लीडर बोर्ड में आएगा आपके, और रैली की प्राइस रैली की बात करें तो, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे काफी हाई है। बहरहाल वैल्यूएशंस भी ऊपर है, लेकिन अगर जो अर्निंग्स ग्रोथ हाई है तो वो वैल्यूएशंस को डिस्काउंट करेंगे, तो उसके हिसाब से पीजी में, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ में, आपको मिड कैप सबसे सस्ते दिखेंगे शायद यहाँ पे, स्मॉल कैप सबसे सस्ते दिखेंगे, मिड कैप उससे थोड़े महंगे दिखेंगे, और सबसे महंगे आपको पीईजी में लार्ज कैप दिखेंगे, क्योंकि ऐसे जैसे मैंने बोला कि वहां पे ग्रोथ सबसे कम है, और अनफॉर्चुनेटली वहां पे आप देखिए जो है मेजर कैप्स हैं जैसे बैंक्स हो गए, वहां पे ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं हुई है अभी, क्योंकि निम्स में प्रेशर थे, और रिलायंस जैसे था उसमें भी ग्रोथ इतनी बढ़िया नहीं थी, तो ये सब पुल डाउन कर रहे हैं उसको, और इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको अगर जो रैली बोर्ड में देखेंगे तो शायद स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ही आपको दिखेगा कि ज्यादा आपको अर्निंग्स दिख रही है, और उसके हिसाब से हमें वही पसंद है आज की तारीख में। अच्छा जी, ये इंश्योरेंस स्पेस में आप क्या कहेंगे? आई मीन क्या बजट में कोई एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अब दिक्कत ये है ना कि सरकार सबको न्यू टैक्स रिजीम में ले जा रही है ना, तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, बट सरकार कर काफ़ी कुछ चुकी है। आई मीन जीएसटी रिलैक्सेशन मिला आपको, आपकी कमीशंस को अगर आप देखें कंपनियों के लिए काफ़ी कम कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ख़राब है, बट इंश्योरेंस स्पेस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? जी, ऐसा है कि इंश्योरेंस का तो यही है कि हम एक्चुअली बजट शुड एक्चुअली बी अ नॉन इवेंट फॉर इंश्योरेंस। बजट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा हाउ टू अट्रैक्ट कैपिटल, क्योंकि आज की तारीख में जो फॉरेन कैपिटल फ्लोज है उसकी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस जो है पर्टिकुलरली, अगर जो पर कैपिटाज आपकी बढ़ रही हैं, तो कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं हमारे जहन में कि ये आगे चल के एक बेनिफिट हो सकता है इंश्योरेंस कंपनीज को, क्योंकि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस टोटली अंडर पेनिट्रेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस जो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें लग रहा है हेल्थ एंड लाइफ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ग्रोइंग इकोनॉमी, व्हाटएवर हैपेंस इन द बजट, वो तो खैर एक शॉर्ट टर्म के लिए, ब्लिप के लिए यूजफुल है, लेकिन ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस इकोनॉमी ग्रोइंग, पर कैपिटाज ग्रोइंग, वो तो प्योर बेनिफिशियरी होते हैं, नॉट ओनली इंश्योरेंस बट ऑल जो हमारी डिस्क्रिशनरी वाली जो है स्पेंड्स है, उसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा दिनेश्वर जी, ये चश्मा टूट गया या समीर जी ने बोला कि मैं थोड़ा सा ज्यादा रंगीला चश्मा पहनना चाहता हूँ? अच्छा सवाल पूछा आनंद जी आपने, क्योंकि मैंने ही वो साइड में निकाल के रख दिया, क्योंकि बाजार में इतनी मंदी हो रही थी, मैंने कहा शायद चश्मे की वजह से हो रही है, तो चश्मा बदल दिया। चश्मा बदलने से अगर मंदी खत्म हो जाए तो फिर तो मैं सच बताऊं तो जो चश्मा मुझे कोई भी दर्शक भेज देगा मैं वो पहन लूंगा, बस वो खत्म हो जाए मंदी, है ना। मंदी वैसे काफी रही है मंदी। दिनेश्वर जी, ये आई डोंट नो अगर आपके पास मेट्रो है या नहीं है, मेट्रो ब्रांड्स, लेकिन ये उसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। मैं या इस स्पेस में कोई और ऐसे कोई स्टॉक्स हैं कि आपके पास जो जीएसटी के बेनिफिशियरी हो, जिनके नंबर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दे? जी एक्चुअली अनुज जी, हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं, मेट्रो नहीं है एक्चुअली, पर हमारे पास इतने, और कंज्यूमर स्पेस में हमारे पास काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पे हमें नॉट ओनली जीएसटी, जैसे मैंने बोला जीएसटी तो एक पुश था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गेट डिमांड बैक, मतलब आपको डिमांड इतना सफर कर रहा था, तो टू मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर दे हैड टू डू समथिंग, और इसलिए उन्होंने जीएसटी में रैशनलाइजेशन करके आपके भाव कम कर दिए थे, तो इसलिए वहां पे एक सडन ब्लिप आ गया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ है स्टोरी इंडिया की, उसके लिए हमारे पास काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे पास है। एक तो बीएफएसआई, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंज्यूमर फेसिंग बीएफएसआई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है इन सब मूव्स का ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, न्यू एज कंजम्पशन कंपनीज, ये सारी हमें लग रहा है कि आगे चल के काफी बेनिफिट करेगी। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज आर फेयरली लिमिटेड इन आवर पोर्टफोलियो। ओके, ईरानी जी, न्यू एज स्टॉक्स में इटर्नल और स्विगी भी आपने शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में क्या? क्योंकि स्विगी जहां एक तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी ख़राब नतीजे, वहीं इटर्नल ने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए हैं, काफ़ी क्लैश है दोनों के नतीजों में। क्या न्यू एज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इन दोनों को भी आप शामिल कर रहे हैं? जी श्रेया जी, एक्चुअली आप अगर जो हमारा पोर्टफोलियो देखिए तो इटर्नल तो हमारा इन द टॉप 5 होल्डिंग्स में आ जाता है, क्योंकि हमें वहां पे बड़ा कंफर्ट था, और यही कंफर्ट कैरी ऑन किया है हमने, क्योंकि जिस हिसाब से वो मैनेजमेंट हैज प्रोग्रेस्ड, हमें बाय द वे जो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें
क्विक कॉमर्स में या तो फूड डिलीवरी स्पेस में सिर्फ 2 ही प्लेयर होते हैं ग्लोबली। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही 2 प्लेयर हैं, इंडिया में तो काफी और प्लेयर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है यहाँ पे भी 2 ही प्लेयर रहेंगे। और जो नंबर 1 प्लेयर है वो बाय फार नंबर 1 है। मतलब जैसे आप चाइना में देखें तो मितवान 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है, या तो यूएस में देखिए तो डो डैश उसका भी अराउंड 70% का मार्केट शेयर है, या आप एशिया में देखें तो ग्रैब करके एक कंपनी है जो सिंगापुर मलेशिया वगैरह में है, वहां पे भी 70% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई डिफरेंट होने वाला है। स्लोली आई थिंक इटर्नल विल बी अ बिग मार्केट शेयर इन द स्पेस, लेकिन स्विगी विल बी अ सर्वाइवर। बट इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में काफी हद तक स्विगी एक छोटा सा पोर्शन है, इट्स नॉट दैट बिग अ पोर्शन। एंड एनीवे ये रिजल्ट जो आए थे काफी डिसअपॉइंटिंग थे, पर मैनेजमेंट ने आगे चल के वो अपनी कमेंट्री में ही बोला है कि वर्स्ट आपने देख लिया है, अभी यहाँ से आप मार्केट शेयर ही देखेंगे मेरा, आप देखेंगे प्रॉफिटेबल ग्रोथ होगी। आई थिंक दे आल्सो रियलाइज के दे विल बी अ मार्जिनल प्लेयर, तो इसलिए सर्वाइव ऑन दैट बेसिस। अच्छा जनशो जी, अभी मैं कुछ देर पहले 12 बजे के आसपास डाबर की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था। उनके नंबर्स में सेगमेंट वाइज तो था ही रिवाइवल, एक और चीज़ था कि वो रूरल इंडिया से वो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे डिमांड स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स रूरल इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है उनके लिए। आपका एफएमसीजी पे टेक क्या है इस वक्त? और ठंडा पड़ा है ये स्पेस बीते 1 साल से, आप यकीन मानिए। कुछ बाइंग करिए आप लोगों ने एफएमसीजी में इस वक्त? जी वीरू जी, हमारे पास एक ही एफएमसीजी स्टॉक है और वो है मेरिको। वो हमारे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ है और हमें इसलिए वो पसंद, वो रूरल इकोनॉमी फेसिंग था और हमें यही होप थी कि रूरल इकोनॉमी फास्टर पेस पे पिकअप करेगी, बिकॉज जो फिस्कल टाइटनिंग या मॉनेटरी टाइटनिंग जो की थी पिछले नॉट लास्ट ईयर पर उसके पहले के साल में, पहले 2 सालों में इनफैक्ट 23 एंड 24 में, तो हमें तभी यही लगा था कि जो अर्बन इकोनॉमी है वो सफर करेगी देन रूरल इकोनॉमी, इसलिए हमने उसमें ज्यादा एक्सपोजर लिया, उसी में एक्सपोजर लिया था, एक्चुअली ज्यादा नहीं, उसी में लिया था और वही हमने पकड़े रखा है। पर एक बड़ी चीज जो यहाँ से निकल के आती है अपार्ट फ्रॉम रूरल इकोनॉमी, ये यही है कि आप सोचिए कि अगर जो रूरल इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बजट पे प्रेशर फॉर सब्सिडीज ऑन द रूरल फ्रंट वो ईज ऑफ हो जाना चाहिए। इसलिए हम यही बोल रहे थे, हमें यही लग रहा है कि ये जो बजट आने वाला है उसमें प्रॉब्ली आपको ये दिखेगा कि केपेक्स स्पेंड पे एक जोर दिया जाएगा और जो ये सब्सिडी है वो शायद एक फ्लैट लाइन पे रहेगी, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट के पास काफी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर आ जाता है। और दूसरा, आप ये मत भूलिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अपने जो गोल्ड के या तो यूएस डॉलर के रिजर्व्स हैं उसमें बहुत ही बड़ा बढ़ावा है बिकॉज ऑफ अ डिप्रिशिएटिंग रूपी एंड राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, तो उनके सरप्लसेस भी काफी अच्छे होंगे इस बार। तो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास काफी असला है ये काम करने को। तो एनीवे दिस इज व्हाट वी टेक अवे। पर एफएमसीजी ओवरऑल, जैसे मैं पहले भी बोलता था कि ये एफएमसीजी का प्रॉब्लम है कि सैचुरेटेड एक कमोडिटी हो गया है, बन गया है अभी, और यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट बड़े स्टेडी ग्रोथ रेट दिखेंगे आपको, बिकॉज कोई आदमी ज्यादा कमा रहा है, मतलब ये नहीं होगा कि वो जाके 4 बार एक्स्ट्रा नहाएगा या 5 बार अपने ब्रश करेगा दांत, ऑब्वियसली वो उतना ही करेगा जितनी उसकी जरूरत है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक सैचुरेशन आ गया और वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है, इसलिए हमें ज्यादा पसंद नहीं है दूसरे काउंटर्स एफएमसीजी के। ओके, चलिए आपके पोर्टफोलियो में मैरिको है, सीधे आपने रूरल इंडिया पे स्ट्राइक किया है ना। मैं जो प्रश्न अपनी जहाँ से शुरुआत कर रहा था वही आपका, अगर आप देखें, सबसे क्रिटिकल स्टॉक रहा। शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखने के लिए, और बजट के बाद आपसे विस्तृत एक चर्चा होगी बजट पर आपके टेक को समझने के लिए। चलते हैं क्लोजिंग रणनीति की तरफ। आपकी स्क्रीन पे 25319, बैंक निफ्टी 59610। बाजार ने अपना, अगर आप देखें, थोड़ा सा एग्रेशन कम किया, पर अनुज क्लोज अच्छा है। एक जिस एनवायरनमेंट में सुबह हम ओपन हो रहे थे अनुज, उसमें तो फिर भी कहीं ठीक ठाक है ना। कैसे अप्रोच करें इस क्रिटिकल डे से पहले इस क्लोज को और व्यू? बिल्कुल, देखिए वीरू, मेरा भी बहुत सिंपल है, अपनी सारी पोजीशन समेटें और 0 पोजीशन के साथ अब घर जाएं। बाय द वे, चांदी 15% नीचे है MCX पर और कॉमेक्स पर 100 के नीचे आ गई है। ये कुछ ग्लोबल मार्केट में एक अलग लेवल ऑफ रीसेट चालू है, इस रीसेट को ख़त्म हो जाने दे, उसके बाद, और संडे को हो सकता है बजट साइड शो बन के रह जाए, मंडे से वापस ग्लोबल मार्केट टेक ओवर कर ले, और इसके लिए तो इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी है।
और फ्रेश माइंड के साथ जाएं बजट में। बजट में भी उस दिन अपने ट्रेड्स को, बजट में आपको दोनों साइड की ट्रेड्स मिलेंगी, बहुत वोलेटाइल होगा मार्केट। बजट में फ्रेश माइंड के साथ, जीरो पोजीशन के साथ उतरें तो आई थिंक वो एक बेटर व्यू रहेगा। संडे को हम एक फ्रेश व्यू बनाएंगे वैसे, और उसके बाद मैं फिर बार बार जो एक चीज़ कह रहा हूँ, मंडे आफ्टरनून आते आते थोड़ी सी मार्केट की पिक्चर क्लियर होगी, तब तक का थोड़ा सा वेट करें। यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, डीलर्स क्या पिक कर रहे हैं? जी, दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है। नेस्ले रिजल्ट्स के बाद यहाँ अच्छा फंड एक्यूमुलेशन चल रहा है। डीलर्स का मानना ये है कि यहाँ बीटीएसटी किया जा सकता है। एफएमसीजी स्टॉक्स में ऐसे भी आज के दिन बाइंग है और 1350-1360 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। इसके अलावा इंडस टावर भी एक काउंटर है जो रिजल्ट्स के पहले पहले डीलर्स का एक ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है। यहाँ भी डीलर्स बीटीएसटी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है और 455 से 460-65 रुपए के तक के टारगेट्स के लिए यहाँ भी डीलर्स खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। बिल्कुल, नेस्ले और इंडस्टार में अच्छे मूव्स और डीलर्स के रडार पर हैं। बीटीएसटी के ट्रेड्स आए हैं यहाँ पर, और वोडाफोन आइडिया में जब भी एक अच्छा मूव आता है तो इंडस्टार में भी एक खरीदारी होती हुई नजर आती है। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहा है वो अब उनसे समझते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। कविता जी बताइए, क्या कैरी करेंगी संडे के लिए? आप गेस, आई गेस हाँ। सो डिफेंस से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बीईएल को लेकर जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 420। माइट वोलेटिलिटी रहे इसलिए स्टॉप लॉस डीप दे रही हूँ। 420 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए पोजीशन में। अपसाइड मोमेंटम 470-480 तक जाते हुए दिख सकता है। ओके, गाबा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं? कुछ नहीं, संडे इज हॉलीडे, वॉल्यूम्स है नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे कनपट्टी पर बंदूक रखिए कि कुछ ट्रेड करना है। नो ट्रेड, नथिंग। ये भी सही है। राजेश जी आपकी पिक क्या रहेगी? नहीं, मैं नेस्ले लेके जाऊंगा। मुझे लगता है जिस तरह से आज एक ब्रेकआउट मिला है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, मीडियन ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक डिफेंसिव बेट लेके जाएंगे। 1330 के आसपास से चल रहा है। 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1360 से लेके 1380 ये मेरा टारगेट होगा। ओके, नेस्ले इंडिया। अरुण मंत्री जी आप क्या कैरी करेंगे? श्रेया जी, एलएनटी के साथ ही जाना चाहूंगा। एलएनटी में वॉल्यूम्स प्लस ओआई एडिशन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पे आसपास 3930 के आसपास बाई करने की सलाह है। 3901 का स्टॉप लॉस लगाएं और 3972 तक के टारगेट्स रहेंगे। और अगर होता है मार्केट अच्छा खुलता है तो जितना जल्दी हो सके बजट के पहले एग्जिट कर लें, वो जो एक ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। मानस जी आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, कोई नया स्टॉक नहीं है अनुज जी। उनो मिंडा पे मैंने रिकमेंडेशन पहले भी दिया था, तो उसके फ्यूचर में बीटीएसटी कॉल की तरह भी एक ट्रेड लिया जा सकता है। 1159 के स्टॉप लॉस से उनो मिंडा के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। 1220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, यूनो मिंडा। सोमल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा बीडीएल पर, डिफेंस स्टॉक अगेन। 200 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लेके एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। इनफैक्ट इवन मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि अगर ये ऊपर में 1600 के ऊपर जाएगा तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड बन जाएगा। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1490 पर, विच इज क्लोज टू 200 डेली मूविंग एवरेज, और टारगेट होगा 1640। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, फटाफट वीरू के पास चलते हैं, मार्केट ब्रेथ ले लेते हैं, उसके बाद ऑटो सेल्स का प्रीव्यू करेंगे। वीरू कैसे रही आज की ब्रेथ? अनुज थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज कुछ स्पेस ऐसे थे जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे और 98 शॉट्स ये थे विजिबल आज। 73 में लॉन्ग, मतलब क्लियरली या तो प्रॉफिट को बुक करो, ये शॉर्ट करो या फिर लॉन्ग करो। मिडवे में नहीं था बाजार, शॉर्ट कवरिंग 19 में, 21 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आई करके स्लाइड देखते हैं, लॉन्ग कहाँ पे था। टुवर्ड्स क्लोज कैपिटल गुड्स, टुवर्ड्स क्लोज एफएमसीजी, ये कुछ बास्केट थी जो अच्छा कर रही थी, हालांकि शीर्ष पर औरबिंदो फार्मा सुबह से, और बाकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, नेस्ले, यूनो इंडिया, इन सभी काउंटर्स पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अगली स्लाइड आएगी आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग की, वहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट था वोडाफोन आइडिया, सुपर स्विंग, ह्यूज ओआई बिल्डअप, और मेरे ख्याल से इसका ओआई बिल्डअप जो था वो पूरे टेलीकॉम के ओआई को सबसे ऊपर रख के चला गया। ब्लू स्टार में कल से शॉर्ट कवरिंग, प्रेस्टीज सेल्स, जुबिलेंट फूड्स, पिरामिड फार्मा, प्रेस्टीज वीक कैंडिडेट, ब्लू स्टार वीक कैंडिडेट, जुबिलेंट वीक कैंडिडेट, सब में शॉर्ट कवरिंग थी। हिंदुस्तान जिंक आखिरकार कोलैप्स हुआ, थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन। उसके बाद वेदांता, नालको, मुथूट फाइनेंस, हुडको, ऊपर के चार मेटल्स सिंक हुए, बाकी पेट्रोल एलएनजी,
पीएनबी हाउसिंग, एंजल वन, वोल्टास और टेक महिंद्रा, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। एक बार वोल्टास लिखाइएगा, बस वोल्टास का चार्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वोल्टास सोमिल, वोल्टास एक तरफ ब्लू स्टार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग का फेस, और यहाँ पे वोल्टास का सिंक होना 1325, कैसे देख रहे हैं आप इसको? वोल्टास में अभी भी नेगेटिव व्यू है। बहुत कुछ समय से ये एक्चुअली 3 या 4 हफ्तों से लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं, और इनफैक्ट अगर आप लास्ट 6 महीने का चार्ट देखिए तो एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन है बिटवीन 1500 एंड 1250 के बीच में। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें वीकनेस है, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये 1150 1100 तक जा सकता है, तो नेगेटिव व्यू रहेगा इसमें मेरा। ओके, नेगेटिव व्यू रहेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं ऑटो सेल्स की। जी हाँ, 1 फरवरी को, जनवरी को नहीं, अब जनवरी तो चली गई, 1 फरवरी को बजट भी आएगा और साथ साथ ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे। अब पता नहीं 1 को आएंगे या 2 को आएंगे, वैसे सब काम कर रहे होंगे, हो सकता है ऑटो सेल्स भी आ रही हो 1 तारीख को। यतन से समझ लेते हैं 1 को आएंगे या 2 को आएंगे फिर? लग ऐसे रहा है क्योंकि 1 को यूजुअली वर्क नहीं करता है कम्युनिकेशन टीम, तो शायद 2 के बाद यानी मंडे से आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक फेयर चांस भी है कि थोड़ी बहुत कंपनियां पहली तारीख को भी रिपोर्ट करें अपने नंबर्स। बहरहाल नंबर्स पे नजर करते हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। जो ऑटो के नंबर्स हैं, दिसंबर में एक हल्का सा ब्लिप था क्योंकि ऑब्वियसली ईयर एंड होता है तो प्रमोशन ज़्यादा होते हैं, वो ईयर एंड चेंज होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ियां जो है जनवरी में खरीदें ताकि वो मॉडल नंबर 2026 का दिखे। क्लियरली यहाँ एक बेनिफिट मिल रहा है। रूरल मार्केट्स काफ़ी शानदार हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में बिक्री में आप ज़बरदस्त तेज़ी देखेंगे। 2 व्हीलर बिक्री भी कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन 10-15% की ग्रोथ दिखाएगी, और 4 व्हीलर्स में भी 10 से 15% का ग्रोथ एक बड़े बेस पे आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं, जहां दोनों ही नंबर्स में 22% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी। इनफैक्ट अशोक लेलैंड का जो नंबर है 21,000 के पार जाने की उम्मीद है, तो अशोक लेलैंड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है नंबर। इसके अलावा बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में भी 15 से 20% की आपको तेज़ी दिखाई पड़ेगी। बजाज ऑटो का नंबर लगभग 4.25-4.5 लाख यूनिट्स के आसपास दिखने का अनुमान है, और रॉयल एनफील्ड 1 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगी, और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स में 5 लाख से ज़्यादा की बिक्री आपको होती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प 21% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है, और जो कि एक अच्छा नंबर रहेगा, शायद स्टॉक बेटर भी कर सकता है। 4 व्हीलर प्लेयर्स पे आते हैं, मारुति 6% की तेजी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.25 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री का अनुमान। ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स का, इन सभी सेगमेंट्स में आपको 20-22-25% तक की बिक्री में ग्रोथ दिखेगी। hyundai मोटर्स पिछले मंथ नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन इस महीने में लगभग 11% की ग्रोथ आपको साल दर साल बेसिस पे आती हुई नजर पड़ सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। तो मंडे से आने चाहिए मोस्ट लाइकली नंबर्स। एक चार्ट चेक लेते हैं इसमें से टीवीएस मोटर। राजेश सातपुते जी, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक टीवीएस मोटर, क्या व्यू रहेगा इस पर? अनुज जी, चार्ट अच्छा है। परसों के दिन ब्रेकआउट था, कल का पॉज था और आज भी पॉज ही है, और ये जो पॉज है वो 3640 3650 के ऊपर है, जो इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। जब तक ये लेवल मेंटेन है तब तक कोई दिक्कत नहीं। रादर मुझे लगता है 3850 से लेके 4000 को एक बार के लिए चैलेंज करेगा, तो काउंटर लुक्स गुड। बाय। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अगले हफ्ते के ट्रिगर्स समझ लेते हैं कंचन से। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली अगला हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगला हफ्ता है वो अब सोमवार से नहीं बल्कि संडे से ही शुरू होता हुआ दिखाई देगा। 1 फरवरी को जो है इंडिया का यूनियन बजट आने वाला है, और देखना ये होगा कि कुछ ऑटो कंपनीज के हो सकते हैं कि नंबर्स भी यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दे। आगे बढ़ा जाए तो अगर फरवरी 2 की बात कर ले तो जापान का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आएगा, इंडिया का HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आएगा, और यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे हमें डेटा आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट ये दिन होने वाला है। डेरिवेटिव में इंडस्टार, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, UPL और PB फिनटेक के नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 3 फरवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस में जॉल्स का जॉब ओपनिंग का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। डेरिवेटिव में बजाज फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, पिडिलाइट, अडानी पोर्ट्स जैसी कई कंपनियां हैं जो अपने तीसरी तिमाही के नंबर्स दिखाएगी। यहाँ पे 4 फरवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे कॉम्पोजिट और सर्विस PMI का डेटा आने वाला है, और यूएस में भी सर्विस PMI का डेटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट NHPC, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, कमिंस, टाटा पावर जैसी कंपनीज अपने रिजल्ट्स दिखाएगी। अगर 5 फरवरी की बात
करी जाए तो यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा और रिजल्ट्स के लिहाज से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, काफी सारी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेगी। 6 फरवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई देगा। कैश रिजर्व रेशियो, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ और यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पेरोल का डेटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिजल्ट्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बॉश, श्री सीमेंट, कल्याण ज्वेलर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव और टाटा स्टील जैसी कंपनीज नंबर्स प्रेजेंट करेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है, काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा 2 मिनट बचे हैं। राजेश जी बताइए इस वीकेंड पे क्या देखें? मैंने सुना है इस वीकेंड पे नेटफ्लिक्स आ रही है, नेटफ्लिक्स पे धुरंधर आ रही है शायद। सही सुना है आपने अनुज जी, और सही कहा जाए तो कई हफ्तों के बाद ऐसा कोई हफ्ता आया है जिसमें बात करने लायक कुछ है। अब धुरंधर के बारे में तो क्या ही बात करूं, सारी दुनिया ही बात कर रही है, प्राइस हमने देख ली है, फिर भी लोग दोबारा देखना चाहेंगे अक्षय कुमार, रणवीर सिंह की धुरंधर। उसके अलावा अगर आप देखो तो दलदल करके एक सीरीज आ रही है जो भूमि पेंडर की है, और विश धमीजा की भेंडी बाजार करके एक नॉवेल पे है। मैंने वो नॉवेल पढ़ी हुई है, बहुत शानदार थी। क्राइम थ्रिलर्स में विश धमीजा, एस हुसैन जैदी, ये सब कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी नॉवेल्स लिखते हैं क्राइम में। और उसमें भूमि जो है एक डीसीपी रीटा पेरेरा की रोल कर रही है, जिसमें खुद के उसके पर्सनल जिंदगी में कई दिक्कतें हैं, उसके बावजूद वो एक सीरियल किलर को खोज रही है। तो ये बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है। उसके अलावा ओटीटी पे सर्वम माया करके एक मूवी है जो एक हॉरर कॉमेडी है, जहाँ एक नास्तिक किसी कारण से अपने फैमिली के प्रीस्ट वाले बिजनेस में ही उसे आना पड़ता है नास्तिक होने के बावजूद, और वो उस पे है। लेकिन हॉल में अच्छी रिलीज है मर्दानी 3, जो कि रानी मुखर्जी की मूवी है। थोड़ी बहुत ट्रेलर देख के ऐसे लगा कि दिल्ली क्राइम 3 के बराबर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी हो सकती है। ओके राजेश जी, आज मर्दानी तक रखी कहानी, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। चलते हैं अनुज जी के पास अब क्लोजिंग के लिए। अनुज बताइए। बिल्कुल, चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे और निफ्टी 25,300 पर। बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी करीब 400 पॉइंट नीचे। तो ये इस समय कुल मिलाकर मार्केट का लेखा जोखा। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी गिरावट थी 0.1% की। स्मॉल कैप हालांकि आज ग्रीन में था, इस वजह से एडवांस डिक्लाइन अच्छा था। एडवांस डिक्लाइन मार्केट का अच्छा था, 1700 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे और करीब 1250 गिरने वाले शेयर्स थे। अब आते हैं हम आज के सेक्टोरल लूजर्स से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे था। मेटल्स ने लीड किया आज, 5.5% मेटल्स इंडेक्स नीचे था। कहते हैं ना कि ये कुछ ऐसे इंडेक्स होते हैं जब चलते हैं तो ऐसे, और लेकिन जब गिरते हैं तो फिर पानी भी नहीं मांगते, ऐसा हुआ इसमें आज। कैपिटल मार्केट 2.25%, आईटी नीचे था, फाइनेंशियल्स में गिरावट आई थोड़ी सी, निफ्टी एनर्जी में हल्की सी गिरावट थी, और निफ्टी बैंक ये भी करीब 0.5% नीचे था आज के ट्रेड में। अब आते हैं गेनर्स पर। डिफेंस फिर से एक बार रैली में 1.5%, एफएमसीजी 1.5%, कैपिटल गुड्स में 1% की रैली थी, ऑटोज़, रियल्टी और फार्मा यहाँ पर भी आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं आज की ट्रेड में। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी लूजर्स से। सबसे ऊपर हिंडाल्को 6.5% नीचे, फिर टाटा स्टील, फिर कोल इंडिया, बेसिकली सारे मेटल्स और कमोडिटीज़, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक्स में करीब 2% नीचे था। अब गेनर्स पर आते हैं। गेनर्स में नेस्ले करीब 3.25% ऊपर था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर करीब 2.5% की रैली थी। अपोलो हॉस्पिटल्स ये अच्छा चला। महिंद्रा एंड महिंद्रा आईटीसी नंबर्स के बाद, और बजाज ऑटो करीब 1.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप एक तो एफएनओ के स्टॉक्स और आपको बता देता हूँ जहाँ पर आज थोड़े से अच्छे मूव्स आए। एक बार रखिएगा आप हिंदुस्तान जिंक। क्लियरली आज जो मार्केट में हुआ उसको जो सबसे ज़्यादा अगर कैप्चर करेगा तो वो होगा हिंदुस्तान जिंक। जिस तरीके से आज ये 12.5% के करीब नीचे था, यहाँ पर बड़ी गिरावट थी, तो ये एक जस्ट आज का टॉप एफएनओ लूज़र। और एक चीज़ है जैसे हम कह रहे थे, अगर किसी ने सिल्वर का टॉप पकड़ा तो वो थे अनिल अग्रवाल जी। चलिए ये आज की ट्रेड का लेखा जोखा। बिल्कुल, और बाजार का आज एक अध्याय पूरा हो गया। अध्याय के यानी बजट से पहले का अध्याय। और अब जब रविवार को हम मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो बस मुद्दा एक ही होगा, बजट बजट बजट। और ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, चाहे वो आपके हो या फिर हमारे लिए। आपकी जेब पर, हमारी जेब पे कितना असर पड़ेगा ये दिन तय करता है। अनुज,
पूरी कवरेज CNBC आवाज़ पर 6:57 से पूरा मंच सुसज्जित होगा। पूरी टीम रविवार के दिन इकट्ठा होगी बजट की कवरेज के लिए। बिल्कुल वीरू, और ध्यान रखिएगा अभी कमोडिटी मार्केट चल रही है, लेकिन MCX पर चांदी अब 16% नीचे है, 68,000 रुपये पर केजी की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रही है। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद संडे को जुड़िएगा आप हमारे साथ सुबह 7 बजे। जैसे वीरू ने कहा इस बार प्रोग्रामिंग जल्दी शुरू होगी संडे से, और बजट की स्पेशल कवरेज के लिए ध्यान रहे CNBC आवाज़ देश का नंबर 1 चैनल। पिछले बजट में भी हम नंबर 1 थे और आपका प्यार रहा तो इस बजट में भी नंबर 1 रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बजट की बारीकियां अच्छे से समझाएं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़िए आप हमारे साथ अब संडे मॉर्निंग।